नमस्कार। सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, भारत। वीडियो देता देता कल बीच में डिस्टरबेंस आ गई थी, इसलिए मुझे उसको दोबारा पूरा करने के लिए सामने आना पड़ा। वो वीडियो था भारत के बारे में, भारत की पॉपुलेशन तथा भारत की जितनी व्हीकल्स हैं उस विषय पे, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं देश के अंदर सीरियसनेस के इशू पर, और हम लोग सो क्यों रहे हैं इसके इशू पर। पहले मैं आपको फोटो दिखा दूं जिसके ऊपर ये आधारित था। एक फोटो मैंने उसमें ये दिया था कि है देश के अंदर कितनी गाड़ियां हैं रजिस्टर्ड गाड़ी, उनकी डिटेल कैटेगरी वाइज ऑथेंटिक डिटेल है जी 2015 तक की। उसके बाद मैंने परम्यूटेशन कम्बिनेशन की है। इस डिटेल के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे पास कितनी गाड़ियां चल रही हैं देश के अंदर, ये आवश्यक है जानना। डिटेल्स में अभी इसको बताता हूँ। मैं दे रहा था लेकिन वीडियो किसी तरह से टेक्निकली फॉल्ट हो गई था। और ये भारत की पॉपुलेशन कितनी हमारे देश के अंदर लोग हैं और कैटेगरी वाइज अपने अंदाजे से मैंने दी है, किसी से पूछा नहीं है। और इसके बारे में भी बता रहा था, और मैं अभी आगे चलूँगा इसके बारे में कि ऐसा क्या है जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए या हम चिंतित नहीं हैं। तो दोस्तों, कई बार होता है कि हंसी मजाक होता है, कई बार होता है कि हम लोग मजाक में चीज़ें ले लेते हैं और लाइटली ले लेते हैं। कभी होता है हम कह देते हैं छोड़ो भाई, क्या करना है, देखा जाएगा, जो होगा जब होगा तब देखेंगे। कुछ लोग होते हैं नहीं भाई इसको देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। ये कई बातें हैं। चुनाव तो खैर हो चुके हैं, चुनाव भी उसी में आता है। एक चीज़ उसी के अंदर आती है कि चुनाव तो बहुत ज़्यादा गंभीर होना चाहिए था देश में। चुनाव एक ऐसा है हमारे देश का जो हमारे भविष्य को बनाने वाला होता है कुछ हद तक, काफ़ी हद तक। क्योंकि इस चुनाव में जो जनरल इलेक्शन को कहते हैं, सबसे बड़ा चुनाव कहा जाता था 2019 लोकसभा का। और हर चुनाव जो भी लोकसभा का होता है देश के अंदर 1950 से और अब तक जो होते आए हैं उनको सीरियसली बहुत गंभीरता से लोगों ने लिए भी थे शुरू शुरू में। बाद में अब 2019 का चुनाव है, इससे पहले 2014 का चुनाव है। ये दोनों चुनाव इस तरह से, इसमें गंभीरता की डिग्री, गंभीरता का तापमान था ही नहीं, इसमें कोई था ही नहीं। बस मन में जो आया दे दिया। जैसे भेड़ चाल होती है, एक भेड़ दूसरी भेड़ के पीछे जाती है, फिर तीसरी आती है। जैसे कोई जानवरों का समूह होता है या पक्षियों का समूह होता है, ऐसे जाते जैसे सब एक ही बात से मानते हैं, जिसे भावनाओं को भड़काने वाला कहते हैं। 2019 का चुनाव वो भड़काओं को जिसे भड़काओ किया गया, धर्म के नाम पे भड़काया गया, देशभक्ति के नाम पे, और इसी प्रकार से भड़काया गया हर उस पॉइंट के नाम से जिसमें वास्तविक समस्याएं खो गई, हवा में गुम हो गई। किसी ने बात नहीं की इस चुनाव में जो वास्तव में होनी चाहिए। बस देशभक्ति, हमने हमला कर दिया, हमने घुसके मारा, हमने ये कर दिया, बिना मतलब की बातें जिससे कोई लेना देना नहीं है। आज के वक्त में हम इतने कमजोर नहीं है कि हम दुनिया को दिखाएं कि देखो हम क्या कर सकते हैं। सारी दुनिया जानती है, सारा विश्व जानता है कि भारत 1950 से 1947 से आज तक कहाँ पहुंचा है। 1971 में भारत ने इस बात का सबूत दिया था, 1965 में भारत ने इस बात का सबूत दिया था, 1962 में भारत ने इस बात का सबूत दिया था, 1971 में इतना बड़ा सबूत दिया था कि जिसका हिसाब किताब समझा भी नहीं गया अभी तक कि क्या हुआ था। एक देश के दो टुकड़े कर दिए गए थे और लोग देखते रह गए। निक्सन यूएस का जो उस टाइम होता था वो देखता रह गया, सारी दुनिया देखती रह गई। रूस ने भारत का साथ जिस तरह से दिया, सारी दुनिया देखती रह गई। और भारत ने उसको बता दिया था पूरी दुनिया को, देखिए हम हो सकता है छोटे हों, हो सकता है हम पैसे वाले ना हो सकता है हम इतने बड़े ना हो आपकी तरह, लेकिन हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। आज तो शोर मचाया जाता है, उस टाइम शोर नहीं मचाया जाता था, करके दिखाया जाता था। जो लोग उन लोगों को गालियां देते हैं आज की तारीख में, उनको भला बुरा कहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं है। आज अगर तुम गद्दी पे बैठे हो तो अपनी औकात से नहीं, अपनी क्रेडिबिलिटी से नहीं, अपनी पोटेंशियल से नहीं, अपनी काबिलियत से नहीं, अपनी क्वालिफिकेशन से नहीं, बल्कि किसी को बदनाम करके आप इस सीट पे बैठे हो। जब कोई आगे नहीं चल सकता है, उसका दूसरा होता है कि या तो किसी को बदनाम कर दिया जाए जो व्यक्ति आगे चल रहा है, या उसकी टांग खींच ली जाए ताकि आगे चलने वाला व्यक्ति गिर जाए और मैं वहीं का वहीं खड़ा रहूं, ताकि कंपेरेटिवली मैं आगे माना जाऊं। वही हमारे देश का हाल है। वो लोग आज सत्ता में आ चुके हैं, 2014 से सत्ता में चल रहे हैं, कि वही लोग हैं जिनकी अपनी कोई काबिलियत नहीं है, अपनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इन्होंने अपनी कोई ऐसी बात पब्लिक को नहीं बताई कि देखिए हमने ये किया है और इसलिए हमें वोट दीजिए। बस दूसरे को गाली देना, दूसरे को गलत देना, इनका एक ही फार्मूला रहा था 2014 से, और उससे पहले से 2011 से 12 से, कि कांग्रेस को बदनाम कर दिया जाए, इंदिरा गांधी को बदनाम कर दो, राहुल गांधी को बदनाम कर दो, और कांग्रेस मनमोहन सिंह को बदनाम कर दो, सोनिया गांधी को बदनाम कर दो, सबको बदनाम कर दो।
दूसरे को बदनाम करके अपना नाम कर दो तो देखो ये चोर हैं, हम सत्यवादी हरिश्चंद्र की खानदान से पैदा हुए हैं। वही फार्मूला इन्होंने अभी ये किया कि राष्ट्रवाद के नाम पे वोट ले लो, क्योंकि किसी और के नाम पे मिलने नहीं। हमारे अपने मैनिफेस्टो में जो भी हमने वादे किए थे 2014 में, वो तो पूरे हम कर नहीं पाए, तो उस बात का करने का फायदा नहीं है। हम वादे पूरे करने का कैरेक्टर नहीं रखते हैं, हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि पब्लिक को किए गए वायदों को पूरा किया जाए, उसके बारे में बताया जाए। इसलिए जो दूसरों ने किया है उसको पानी फेर दो, उसको गिरा दो। एक बार बोलोगे पब्लिक को कि ये गलत है, दूसरी बार बोलोगे गलत है, आप 100 बार बोलोगे गलत है, तो पब्लिक एक दो बार तो मान ही लेगी गलत है। आप उनको भावना में भड़का दो, उनको समझा दो कि आप लूट रहे हो, आपका पैसा लूट लिया गया है, हम वापस ला के देंगे। ऐसी बातें बताई गई हैं, ऐसा एक हवा मंडल छोड़ा गया हवा में कि लोग उसके बहकावे में आ गए 2014 में, और 2019 में भी मैं नहीं मानता कि लोग बहकावे में आ गए होंगे। 2019 में तो लूट मार की गई है, वोटों की अच्छी तरह से लूट मार की गई है। इस बात को 80-70% पब्लिक अच्छी तरह से समझती है। 10 में से 2-3 लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन हम इस बात को थोड़ी देर बात करेंगे। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ गंभीरता की बात कर रहा हूँ, सीरियसनेस की बात कर रहा हूँ। हम क्यों सो जाते हैं, उठते क्यों नहीं, सोते क्यों रहते हैं, हम जाग के भी क्यों सोते रहते हैं, ये बात बहुत आवश्यक है। मैं उस दिन उस वीडियो में जो बता रहा था आपको देश की हमारी जनता के बारे में, कौन कौन सी जनता कितनी कितनी परसेंट होती है, कैसे होती है, उसके बारे में मैं अभी फिर दोहराता हूँ, ताकि आपको मैं रिकॉल कर सकूँ कि मैं क्या डिस्कस कर रहा था। हमारे देश के अंदर कितनी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इतने हिस्से कितना नुकसान होता है, कैसे होता है, उसका तात्पर्य सिर्फ इस बात को सामने लाने से है। मैं बात कर रहा था कि हमारे देश की जनता के बारे में पहले फिर बता दूं आपको। हमारे देश की जनता के बारे में, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, आप सब जानते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन है 135 करोड़, है ना। इसमें कहा था कि इसमें जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, निर्भर पॉपुलेशन होती है, जो अपने स्वयं में कुछ नहीं करती, जैसे बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, जवान होते हैं, माँ बाप बूढ़े होते हैं, सब होते हैं, वो लोग होते हैं जो काम नहीं करने की स्थिति में होते। ऐसे लोगों की संख्या आप 50% मान सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं 50% लोग एक्टिव हैं और 50% लोग डिपेंडेंट है, स्लीपिंग है या पैसिव हैं, आप कह सकते हैं। वो लोग जीने के लिए जी रहे हैं, और जो 50% लोग होते हैं वो काम करना पड़ता है ताकि सपोर्ट कर सके अपने देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को। ऐसे लोग 50% आप लेकर चल सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि 50% 135 करोड़ अगर हम माना जाए तो 67.5 67 लोग, 67 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है। इसलिए हम इस 50% आबादी को कंसिडर करेंगे। अब आप देख लीजिए ये 50% लोग जो 67.5 करोड़ हैं, इसका हम 100% मान के चलेंगे, तो इसको हम 100% लेकर 67.5 कहते हैं। अगर इसमें से आगे हम फर्दर इनको देखें कि इसके अंदर किस प्रकार के लोग होते हैं, हम पहला लेते हैं डीलर्स का मतलब जो इधर का माल उधर करते हैं, इधर के ट्रांजेक्शन उधर करते हैं, जो डील करते हैं हर ऐसी चीज के ऊपर, जिनको आमतौर पर डीलर कहा जा सकता है। वो प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकते हैं, वो व्हीकल डीलर भी हो सकते हैं, वो किसी और वस्तु के डीलर भी हो सकते हैं, किसी और ट्रांजेक्शन डीलर भी हो सकते हैं, किसी सामान इंडस्ट्री के डीलर भी हो सकते हैं, वो किसी फैक्ट्री के डीलर भी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी डीलर भी हो सकते हैं, वो मंडी के अंदर भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को हम 10% मान लेते हैं और उसमें से 6.75 करोड़ बनते हैं। और उसके अलावा अगर देखें तो इनके पास कुछ स्टाफ भी होता होगा, उसको हम दूना 20% मान लेते हैं, तो वो 13.5 करोड़ बन जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे स्टेट के एम्प्लॉयज, जो हमारे सरकार के एम्प्लॉयज हैं भारत के अंदर, चाहे वो कोई भी स्टेट हो या भारत सरकार हो, ऐसे एम्प्लॉयज को हम 10% मान लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 6.75 करोड़। ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। अगर हम आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, निर्माण सेक्टर में, हर चीज़ का निर्माण जहाँ हो रहा है, सड़क निर्माण हो, बिल्डिंग निर्माण हो, भवन निर्माण हो, कोई और फैक्ट्री निर्माण हो, इंडस्ट्री निर्माण हो, उसके अंदर हम मान सकते हैं कि 20% लोग अवश्य लगे होंगे। इसका मतलब हो जाता है कि 13.5 करोड़ हम मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन से, निर्माण सेक्टर में। निर्माण सेक्टर में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है स्पेयर पार्ट्स की, वस्तुओं की, मशीनों की, कारों की, इंडस्ट्रीज की, स्टील की, एल्यूमिनियम की, जिस भी चीज़ का जो भी मेटेरियल हमें चाहिए ज़िंदगी के अंदर या रखना है या बाहर भेजना है, उसको हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आइटम। उसको हम 15% वर्कर्स वहाँ मान लेते हैं, तो 15% का मतलब होता है 10.125 करोड़। इसी प्रकार से हम खेती क्षेत्र में मान लेते हैं, किसान क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, इतने ही लोग वहाँ भी काम करते हैं, अवश्य होंगे, चाहे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन लिमिटेड हो ही। इसलिए 15% लेके हम चलते हैं, तो उसको मान सकते हैं 10.125 करोड़। और बाकी जो बचा खुचा अवस्था है उसमें मान लेते हैं दूसरे के 10% लोग, जिसको हम कह सकते हैं 6.75 करोड़। इस प्रकार से 10 + 20 30 + 10 40 + 20 60 + 20 60 + 30 90 तक 100% हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। इसमें दोबारा बता देता हूँ, डीलर्स है 6.75 करोड़, डीलर स्टाफ है 13.5 करोड़,
डीलर्स हैं 6.75 करोड़, परसेंटेज 7 करोड़, डीलर्स का स्टाफ है 13.5 करोड़, स्टेट एम्प्लॉइज है 6.75 करोड़, कंस्ट्रक्शन के अंदर है 13.5 करोड़, मैन्युफैक्चरिंग में है 10.125 करोड़, एग्रीकल्चर में है 10.125 करोड़ और बाकी बचे कुछ 6.75 करोड़। यह है हमारे देश की आधी जनता पॉपुलेशन। और हम कह सकते हैं इनके बारे में आगे और बात करेंगे कि इसके बारे में क्या हम कहना चाहते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको, ये बहुत आवश्यक है जानना। इसके बाद में थोड़ा आगे और दूसरे सेक्ट में मैं जाता हूँ। आगे इसके चलने से पहले मैं आपको व्हीकल्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि भारत में कितनी गाड़ियाँ हैं जो रजिस्टर्ड है। मैंने ये इंफॉर्मेशन लिया वेबसाइट के ऊपर से, जो ट्रांसपोर्टेशन की वेबसाइट है। मैंने ट्रांसपोर्टेशन एंड नॉन ट्रांसपोर्ट ऑन 31 मार्च तक 15 तक ये दिया है इसमें, लेकिन मैंने आगे भी कंप्यूट किया है इसको मोटर व्हीकल्स के बारे में। इसमें सीरियल नंबर दिए गए हैं ईयर्स 2001 से लेकर 2019 तक के। उन्होंने 2015 तक के दिए थे, लेकिन मैंने 2019 तक को प्रमोट किया है। अब पहले में ईयर आ गया, ईयर ये हो गया। अब बसेस उसके बाद देता है कितनी है, टैक्सीज उसके बाद देता है कितनी है, लाइट मोटर व्हीकल्स का कॉलम है, उसके बाद गुड्स व्हीकल का कॉलम है, उसके बाद टू व्हीलर्स का कॉलम है, फिर कार्स का कॉलम है, फिर जीप्स का कॉलम है, फिर मिसलेनियस का कॉलम है, उसके बाद ग्रांड टोटल का कॉलम है। अब हमें ये समझना होगा कि आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखिए, इसमें दिया गया कि 2001 में टोटल गाड़ी हमारे पास थी 5.5 करोड़। ये 2001 की फिगर है। इसमें से अलग अलग कैटेगरीज की उसने दी हुई है, जिसके अंदर 633,900 बसें हैं, 634 470 634 357 टैक्सीज हैं, 170 एक 770 130 लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, 2,948 300 गुड्स व्हीकल्स हैं, 3,855 602 मतलब 3 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर सबसे ज्यादा। देखिए कार्स उसके बाद आती है 5,297 219 मतलब 5 करोड़ से ऊपर, सॉरी 529 7219 52 लाख 52.97 लाख कह सकते हैं। जीप्स हैं इसी तरह से 11 26 148 मतलब 11 लाख, और मिसलेनियस हैं 40.17। ये बनते हैं 2001 में 5.5 करोड़ 54991026 एग्जैक्ट। इसी प्रकार से हम 2002 में देखें तो एक टोटल बनता है 5.89, उससे थोड़ा ज़्यादा 7% ज़्यादा। उससे आगे जाए 2003 में तो ये बनता है 6.7 करोड़, पिछले वाले से 12% ज़्यादा। और इसके बाद बनता है 2004 में 7.27 करोड़ और जंप मारता है 8%। फिर 2005 में अगर आप आए तो आपको मिलता है 8.15 करोड़ 11% का जंप। उसके बाद 2006 में फिर ये मिलता है आपको 8.96 करोड़, एक दूसरा जंप। तो 2008 में 10.55 करोड़, 2009 में 11.5 करोड़, 2010 में 12.78 करोड़, 2011 में 14.19 करोड़, 2012 में 15.949 करोड़, 2013 में 18.24 करोड़, 2014 में 19.07 करोड़, 2015 में 21 करोड़। और मैंने इसको अप्लाई किया फॉर्मुलेशन कम्युनिकेशन डाल के 2019 में 33.6 करोड़ 33.6 करोड़। मैं इधर रिपीट कर देता हूँ आपको। I just checked out this information from Motor Vehicles Act, Number of Motor Vehicles Act in India, and this is registered information 31st March 2015. This has been taken from formal website, and table number is 20.1 on that record. And I start from the columns, the year column, then buses, then taxis, then light vehicles and goods vehicles, and two wheelers, and cars and jeeps and miscellaneous and grand total. And in first column the buses about, you can say, 6.34 lakhs into I'm telling 2001 buses 6.3 lakhs, and taxis are 6.34 lakhs, and light motor vehicles are 1.77 lakhs, and goods vehicles are 2.9 lakhs, and two wheelers are 38 lakhs, and cars are 52 lakhs, and jeeps are 11 lakhs, and miscellaneous are 14 lakhs, and total is 5.45 crores. Similarly, in 2010, when it comes to 5.89 crores,
In 2003, it goes to 6.7 crores. In 2005, it jumps to 8.15 crores. In 2006, it goes to 8.96 crores. In 2007, it goes to 9.67 crores. In 2008, it goes to 10.54 crores. In 2009, it goes further to 11.5 crores. In 2010, it goes to 12.8 crores. In 2011, it goes to 14.19 crores. In 2020, it jumps to 15.9 crores. In 2013, it goes to 18.25 crores. In 2014, it jumps to 19 crores. In 2015, it jumps to 21 crores. Whereas by using formula permutation combination, 2019, it should be 33.6 crores. Though official record is not available with me. And if you see in 2019, is a direct jump of 182% if you take it from 2001. So 33.6 crore vehicles must be running on our roads throughout this country now in 2019, which is very dangerous situation, because EU started in 2001 with 5.5 crores and now it is 21 crores in 2015. You can say 5.5 to 21, approximately 4 times. And if you take from 5 to 33, which is about 6.5 times. 6.5 to 650% rise in vehicles. If you compare it to 2001 and now it is 2019, it's 33.6 crores, which means more than 6.5 multiple factor, which is 650%. In 2015, it was 21, which was around 4 times, for more than 4. So just imagine what we are talking of. It's simply a very simple figure which you can assess yourself why we are doing all this. Now, I told you about population. Let us talk about population. I told dealers is about 10% of something. Now, problem is these dealers are having less work now, and we can say reduced deals are there. Similarly, we can say dealers and staff is reduced deals now. State employees, they are about 10%, 6.75 crores, and we can say 0 to 70% of this staff is waste due to non-productive activities. They are not working, और उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए. They are not working up to required marks. Their efficiency is very poor. Efficiency must be more, otherwise it's a waste of time. We are paying them high salaries, उनको बहुत सैलरी दे रहे हैं, उसके बाद भी वो काम नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए था. 70% स्टाफ कम से कम ऐसा है जो पूरा काम नहीं कर रहा है, जो रिटर्न वास्तव में नहीं दे रहा है. ये बहुत ही सीरियस बात है. सरकारी कर्मचारियों को हम कह देते हैं, we generally call government employees, that they are not work oriented, and that's the fact of life. They are not work oriented. Their salaries are more than even private sector in many cases. उनकी salaries private sector से भी ज़्यादा है कुछ केसेस में. इसलिए हम आते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसको हम कहते हैं 13.5 करोड़ हो सकता है 20% के हिसाब से. नो वर्क, हार्ड बैड क्वालिटी. आज की तारीख में हमारे निर्माण क्षेत्र का हाल ये है कि वर्क है ही नहीं वहाँ, और जहाँ है भी थोड़ा बहुत तो उसकी क्वालिटी इतनी गंदी है, उसको आप कह नहीं सकते कि नेशनल स्टैंडर्ड क्या होगा उसमें. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत दूर की बात है. इतनी गंदी क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, कोई चेक नहीं है, कुछ नहीं है. कहने को क्वालिटी है नाम के लिए, लेकिन काम इतना गंदा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता. सिविल इंजीनियर होने की हैसियत से दूसरा कोई होता तो आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं क्वालिटी के बारे में बहुत चिंतित रहता हूँ कि क्वालिटी अगर आप में नहीं, आदमी में क्वालिटी नहीं, आदमी के काम में क्वालिटी नहीं, मेटेरियल में क्वालिटी नहीं, वर्कमैनशिप में क्वालिटी नहीं, तो बिल्डिंग या किसी भी और प्रोजेक्ट में जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, चाहे सड़क बनाए, चाहे एयरपोर्ट बनाए, चाहे या मेट्रो बनाए, चाहे मेट्रो में तो हालांकि इतनी बुरी हालत नहीं रही है, लेकिन एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. और भी कोई चीज़ बनाई तो भारत के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का हाल है वो बेहाल है. उसके अंदर इंजीनियर्स का रोल बहुत कम हो चुका है. इंजीनियर्स पूरी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं, उनको नहीं लिया जाता है, उनको यूज़ नहीं किया जाता है. इसी प्रकार से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएंगे तो वहाँ 15% जो हम मान रहे हैं 10.125 करोड़, वहाँ भी वही हाल है. सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, कोई क्वालिटी का मटेरियल नहीं मिल रहा है, हर मटेरियल में डिफेक्ट है, कोई अपनी ड्यूरेबिलिटी पूरी नहीं कर रहा है, कितना मटेरियल काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है. ये बहुत सीरियस बात है. अगर आप चाहिए खेती के फील्ड में, एग्रीकल्चर में आप आगे जाएंगे तो हम कह रहे हैं वहाँ भी 15% लोग हैं, 10.125 करोड़ वहाँ बनते हैं. और शेयर सफरर्स हैं वो लोग आज की तारीख में, क्योंकि वो जितना भी अपना काम करते हैं, खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, जो भी पैसा उसमें लगाते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू उतनी नहीं रहती है, इसलिए वो फाइनेंशियल लॉस करते हैं, माइंड का लॉस करते हैं और आत्महत्या करते हैं. खेती का वो हाल है, इसको इंडस्ट्री तो कोई माना ही नहीं गया और उसकी कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो कि इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए. और ऐसे ही कंस्ट्रक्शन लाइन में इंडस्ट्री नहीं माना गया है. मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आती है. ये बहुत ही बात सोचने वाली है. पढ़े लिखे लोगों को, प्रोफेशनल्स को इस बात में चिंतन करना चाहिए. लेकिन दुख होता है इस बात में कि हमारे देश के अंदर चिंतन नाम की कोई चीज़ है नहीं. और बाकी जो बच्चे कुछ लोग उनको जब कहते हैं 6.75 करोड़, 6.75 करोड़, 6.75 करोड़, उसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जो दूसरे हो सकते हैं, जिनको रोजगार नहीं है. बहुत से ऐसे लोग जो हिसाब किताब में नहीं आते हैं, ऐसे लोग जो बाकी बचते हैं.
मैंने जनरल क्लासिफिकेशन दिया, मत जरूरी नहीं कि सब कुछ ऐसा ही हो, ये समझने के लिए, बात को समझाने के लिए मैंने इसमें बात है। Now my question arises, where so many people in India, 135 crores people of India, we take 50% as if they are not working, they are dependent on other people who are working. Now let us see, they, out of these 50% people, it goes down to, you can say, 67.5 crores, and out of this 67.4, we can classify this in categories of dealers of staff, state employees, construction employees, manufacturers, right, agriculture employees, others, and we can say in dealers, let us say 10% must be there, which means 6.7 crores people must be there in this sector, dealer sector, which is doing very low efficiency work because of reduced deals. And let go to dealers staff, which is about 10% more, 20%, you can say 13.5 crores, and they are also in the same category of reduced work. Then let us go to employees, state employees, which may be government employees of all state government, central employees, which is about 10%, and this can be 6.7 for a efficiency of these people is only 70% maximum, because these people are not work oriented, they are just sitting in offices and working in AC rooms or whatever. They are not practically oriented, they don't know what's happening on fields, they don't know what's happening in practical life on ground, you can say in field, and they have visit, just sit in office and work there from files, and they create objections and stop works. These people are actually not required in this country, because they should be field oriented professionals, but these are not at all. These are the bureaucratic system. And now let's go to construction sector, which is a very big sector, and having 20% part on this population. Let us say 13.5 crore workers are working in construction sector, where with those no work nowadays, but bad quality, such a quality coming back accepted line. There's no such standard work at national level, even if don't talk about international level. That quality is so bad, of human quality is bad, working quality is bad, system quality is bad, metal quality is bad, and the quality in technicality is bad. You cannot say this, whatever they do is not to the mark, and that's very difficult stage. Whatever sector they may be, road sector, maybe airport sector, maybe metro is not to bad mark, but there are so many all other sectors of construction going on, and construction doesn't give any quality results. A general and civil engineers must be concerned about this, other engineers too, but nobody is concerned in this country, because nobody has any seriousness, and all are sleeping here, sleeping mentally. Manufacturing sector, they gave that 15% people is consumed, and there was a 10.1 to 5 crores people in manufacturing sector, which was substandard quality specs in all goods produced by manufacturing. If it's steel, you can say aluminum, you can say mild steel, you can say other steel, you can say other metals are produced by mining or other sector. There's no quality, there's no grading at all. It's very bad quality control in the sector. They go to agriculture, one is a very prideful section these days of the society, where about 15% people are working of farms, there's a 10.1 to 5 crore people, and the stress sufferers of this, and they are even committing suicide because they are not getting returns for purchase on their proceeds. Their proceeds are coming at low rates of sale, which is not acceptable, and others are there, which are about 10%. That's a 6 crores, which are students, which we are thus unemployed people. And these are very bad situation in, and they don't know what to do about them. That's also to the qualification of 100%, like, dealers 10%, dealers staff 20%, state employees 10%, construction 20%, infrastructure 15%, agriculture 15%, others 10%, which means 10 plus 20 plus 10 plus 20 plus 15 plus 15 plus 10 is equal to 100. That's what the reason I give classification about this, based on my own assumption, just to let us know what people we are and there. Now let's go further about this, and let's say engineers category we consider how Bharat population can be sectioned, and that is engineers. Every year 10 lakh engineers are added to existing volume of engineers, existing strength of engineers. Major 5 branches means 2 lakhs they are added to each, but it includes both classes of engineers. Half engineers get diplomas and degree engineers, and these engineers must be they are not fit to marks, and they are not very well educated to fit in the industries, and that is the reason they are facing unemployment every year, because they are engineers by certification, but work they are not practical. They must be given practical training up, and theoretical skill must be created for them. It's not because of theoretical engineers coming out of having 30 degree certificates in designs and no design, or knowledge of theoretical design, and knowledge of theoretical acts, and nothing to do with practicalities. They have to learn practicalities. Only then they come on. Let us go to doctors. Doctors are 10 lakhs in this country. Allopathic doctor, MBBS and HIUs, which are also limited to cities, and they are not contributing to village development. They are not contributing to village health development, health upgradation. That's the problem. And similarly, recognized advocates, there are more than 10 lakhs in this country, and they are not adding anything to society, but they are destabilizing society by delaying all cases, and that contribution goes to judges of this country also, who are also a part of advocates, because judges means first they were advocates and then became judges. That's the reason why our efficiency of our judiciary is fallen. It's fallen to such a low level, which cannot be named judiciary for sake of judiciary, because they are not working professionally, though they must be professionals. They are supposed to work professionally, they are supposed to serve people. उनको भारत के लोगों की सेवा करनी चाहिए, पर वो नहीं कर रहे हैं. उनका फर्ज बनता है एडवोकेट्स का, जुडिशरी का, कि वो इतने ऊंचे ओहदों पर पोस्ट पर बैठे हैं. भारत का एक्सपेक्ट करता है, भारत की
पब्लिक के जल्दी जल्दी फैसले हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब फैसले 40 साल लग जाते हैं, 40 साल, 30 साल, 20 साल, तो क्या मतलब होता है? फैसले का कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ नाम की जुडिशरी और नाम की एडवोकेट्स हैं, ये पब्लिक के किसी काम के नहीं है। अगर ये जल्दी जल्दी फैसला कराए तो देश की आधी समस्याएं अपने आप हल हो सकती हैं। These professionals or legal luminaries, advocates and judges are only for namesakes. They are not doing any contribution. They are not giving any contribution to the society of Bharat. They are just harassing litigants. They are harassing all litigants, and they are just making money. Advocates, while judges are not even caring about how to reduce time of judiciary or the delivery of judgments, but they are not even concerned. They are concerned only for themselves. It applies from sessions court, because the lowest judiciary to highest judiciary in this country. Then you go to you can say, let's go to some other sector. Industry is sleeping. I am saying ministry is sleeping actually. Ministry is sleeping because education, general, practical, unproductive. There's no system of education, general education. There's no professionalism in that. There's no vocationalism. Your education doesn't teach you anything which can be used practically. That's very important issue. Same thing applies to unproductive work and practicality. Whatever education you do, you don't use that. There's no meaning at all. Ministry is leaving science practically do not involve in research. No funds are given to research and development, so science cannot develop. BSc, MSc, PhD, these sciences have been condoned, overlooked, which is very bad state of affairs in one country. There must be development, science and education everywhere, so that technologies are created, but it's not happening. If you see further, no ministry, university is sleeping. Ministries are sleeping, universities are sleeping. Our engineering products do not fit in the industry. It's a very bad state of affairs. If 10 lakhs people come, 10 lakh students come out, candidate comes out after qualifying their engineering visa in Roma, and they don't know what to do in practice. They don't understand technologies, applications. There's no meaning left for engineering in that case. They cannot fit in until they have to learn for a period of 3 or 4 years or 5 years. Only then they can be suitable to lowest part of industry, not even highest part. But this is very state. You can say we can call bad state, or you can say worse state in this. Industries to be manufacturing, no internal standards. I have seen in manufacturing items, if you buy something in the market, they will say, oh, this will work for 1 year or 2 years with warranty. But when you use this item, it works only for a few months, and then you have to call again for repair or for reassembly or for defect removal. But it happens in there's no international standard, there's no national standards. All are just moving for sake of moving, or producing for sake of producing. This is happening. ये बहुत गलत हो रहा है, जो हो रहा है। कोई क्वालिटी की चीज नहीं मिलती है, किसी भी तरह से नहीं मिलती है, जब नहीं होना चाहिए। कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, नो प्रोफेशनलिज्म. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सब स्टैंडर्ड्स, नो प्रोफेशनल हाउसिंग क्वालिटी सब स्टैंडर्ड्स. The system sleeps, people sleeps, no practical trainings, no trade course learning, all prefer comfort giving. So this is what I wanted to say about this in brief, but there is no limit. It can be explained at length, which is very difficult to explain. You may not feel right. देश में क्या हो रहा है, हमें सोचना बहुत है. हमें जरूरी कर देता है कि हम लोग क्या अपनी पोजीशन को यूटिलाइज कर पा रहे हैं. इतनी बड़ी जो हमारी देश की पॉपुलेशन है, हर फील्ड के अंदर बढ़ती जा रही है. अब आप देखिए 35 करोड़ गाड़ी, 33 करोड़ गाड़ी सड़क पे घूम रही है. हर तरफ से ट्रक है, कार है, टिपर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, सब तरह की गाड़ियां 35 करोड़ रोज सड़क पे घूम रही हैं. ये 35 करोड़ तो रिकॉर्डेड है. अगर मान लीजिए 35 करोड़ गाड़ी रोज सड़क पे घूमेंगी तो कितना ये फ्यूम देंगी, कितने ये स्मोक देंगी, कितना एग्जॉस्ट होगा, और वो हवा में जाएगा. हवा में जाके वो क्या हल करेगा? आपको ऑक्सीजन तो देगा नहीं. हवा में ऑक्सीजन क्रिएट नहीं करेगा, हवा में नाइट्रोजन क्रिएट नहीं करेगा, हवा में आर्गन क्रिएट नहीं करेगा. हवा में तो बदबू ही क्रिएट करेगा. हवा में कार्बन ऑक्साइड क्रिएट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करेगा. और जो इथेन ऑलरेडी हवा में है, मीथेन हवा में है, दूसरे गैसेस हवा में है, जो प्लास्टिक पावर रखती है बनाने का. इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सब ऐसी गैसें हैं जो प्लास्टिक में बनाने का कंट्रीब्यूशन करती है. CH3 वगैरह ये देती है, हाइड्रोकार्बन की जगह लेती है. उसके अंदर ऑक्सीजन ये आपकी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऊपर से सूरज की रोशनी, धूप जो ऊपर से आती है, सनरेज, उसके अपने फोटोन्स केमिकल होते हैं. उन सब का मिक्सर होगा क्या? दिन में जब हीट इनके ऊपर पड़ेगी, सूरज की रोशनी से हीट पड़ेगी, हीट जनरेट होगी और वो स्टोर हो जाएगी उन सेल्स में ऑलरेडी, और जब वो जरूरत पड़ेगी तो रिलीज करेंगे. तो ये एनर्जी क्या होगा इस एनर्जी का? आप कभी सोचते हैं? मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मोटी बुद्धि का आदमी हूँ, लेकिन सोचना तो पड़ता है. सब कुछ वैज्ञानिक नहीं कर सकते, कॉमन मैन को भी करना होता है, उनका फर्ज बनता है. आप विज्ञान की हैसियत से ना सही, एक बुद्धिजीवी की हैसियत से, एक प्रयोग करने वाली चीज की हैसियत से, हवा को सूंघने वाली अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसके इज्जत करना सीख नहीं सकते. आप बदबू से सूंघते जाते हैं. इतनी सारी इंडस्ट्रीज, इतने सारी कार्स,
आप 35 करोड़ कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं रोजाना देश के अंदर, इतना पेट्रोल डीजल और सीएनजी आप लेते हैं, उसके अलावा इतनी सारी इंडस्ट्रीज चल रही है, जहाँ लाइट चली जाती है तो जनरेटर्स चलते हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री यूज हो रही है, उनके प्रोसेस प्लांट के वेस्ट आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, देश के अंदर इतना फ्यूल चल रहा है। और आप देखिए एयर कंडीशनर्स घर घर में यूज होते हैं, ऑफिस ऑफिस में यूज होते हैं। देश के अंदर 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर आप चाहिए 30 करोड़ लोग भी अगर यूज कर रहे हो एयर कंडीशनर्स, और आप ले सकते हैं 30 करोड़ को, अगर एक एयर कंडीशन 2 या 3 आदमी यूज करते हैं तो कम से कम 10 करोड़ या 15 करोड़, आप 10 करोड़ मान लीजिए, 10 करोड़ एयर कंडीशनर जरूर चल रहे होंगे। अगर आप इक्विवेलेंस में ले वॉल माउंटेड यूनिट के आप छोड़ दीजिए, सेंट्रल यूनिट मत मानिए उसको, स्प्लिट यूनिट मत मानिए, वॉल माउंटेड मान लिए, एक यूनिट चलता है 2000 से 2500 वाट पे चलता है। अब आप देख लीजिए अगर 10 करोड़ यूनिट है तो कितनी वॉटेज गई हवा में। 10 करोड़ यूनिट का मतलब आप लगा लीजिए, 10 करोड़ देश में यूनिट है, 10 करोड़ का मतलब है 10 करोड़ इंटू 2000 वाट, 2 किलो वाट, 20 किलो वाट, 20,000 किलो वाट, 20,000 किलो वाट एयर कंडीशनर गंद फेंक रहे हैं, आपकी हवा में कितनी हीट जाती है, कितने डिस्प्लेसमेंट यूनिट में हो जाती है, ये हिसाब लगाना कोई मुश्किल नहीं है। और उसमें से कितना आप यूज कर रहे हैं उसका रेफ्रिजरेंट, उससे उसका कितना नुकसान एयर में जाकर होता है। तो ये चीजें मिला देते हैं हम, आप जितने मर्जी पेड़ लगा लीजिएगा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन पेड़ों को भी इतनी गंदी हवा हो चुकी है कि मार देगी। ये हवा कैंसर कर सकती है, ये हवा आपको टीबी कर सकती है, ये इतनी खतरनाक हवा है जो बढ़ती जाएगी। मैंने नोट किया कि पिछले साल 2018 में जो टेम्परेचर रहता था मैक्सिमम, आज वो गर्मी में टेम्परेचर 5-4 डिग्री का फर्क पड़ चुका है। चाहे कई जगह लगा लीजिए, किसी भी देश में लगा लीजिए, भारत में लगा लीजिए, गल्फ में लगा लीजिए, कुवैत में लगा लीजिए, बगदाद में लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, 4-5 डिग्री का फर्क पड़ रहा है और वो सब परेशान हो चुके हैं। इसीलिए फर्क पड़ रहा है कि हम लोग हवा की इज्जत नहीं करते, हवा को और खराब किए जा रहे हैं, और गाड़ियां चलाए जा रहे हैं, और शान दिखाए जा रहे हैं। पता नहीं हम किसको शान दिखा रहे हैं और किसके लिए दिखा रहे हैं। उसी हवा को गंदा करके हमें सुनना है। बड़े अफसोस की बात है कि हम हवा को कम यूज गंद करने में अपना विश्वास नहीं रखते। हम क्यों नहीं कम एसी यूज कर सकते, हम क्यों नहीं कम गाड़ी चला सकते, हम क्यों नहीं छोटी गाड़ी चला सकते, हम क्यों नहीं कुछ समय तक पैदल चल सकते। ये सब बातें सोचने की हैं। कम से कम विद्यार्थी लोग जो सुबह निकलते हैं, सुबह तो इतनी गर्मी नहीं होती है, कम से कम जाते वक्त तो बिना गाड़ी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गाड़ी में जाना ही स्टेटस सिंबल है। अगर आप गाड़ी में नहीं जाएंगे तो हो सकता है आपका मान सम्मान ना हो, क्योंकि आपको गरीब समझा जाए। तो इतना मूर्खता की बात है कि हमारे देश में यदि आप गाड़ी में जाएंगे तो आपको अच्छा समझा जाएगा, आप गाड़ी में नहीं जाएंगे तो आपको छोटा समझा जाएगा। वो सब मूर्ख होते थे भारत के पुराने लोग जो पैदल चल चल के कई कई किलोमीटर स्कूल जाया करते थे, बेवकूफ थे वो। हम ज्यादा समझदार हो चुके हैं आज के दिन में। पता नहीं ये समाज कब जागेगा, भगवान भी शायद नहीं जानता, हम तो क्या बताएंगे आपको। ये वही समाज है जिसने 90 साल जंग लड़ी अंग्रेजों से, शांतिपूर्वक हो या वायलेंट हो, जैसी भी रही हो, जैसा भी कहीं कुछ हुआ हो, चाहे गांधी जी के निर्देश में हुआ या सुभाष जी के निर्देश में हुआ हो या आम जनता के निर्देश में हुआ हो, उस समय जो हुआ था लोग जागते थे, लोग आज़ादी लेना चाहते थे। और अफसोस की बात ये थी कि उस समय भी ऐसी नौबत क्यों आ गई कि हम गुलाम हो गए। हमें अंग्रेजों ने अपना दबा के रखा, क्योंकि उससे पहले हम मुगलों से दबे हुए थे, और उससे पहले हम जाति से दबे हुए थे, वर्णों से दबे हुए थे। तो ये पंडित बाहर से आए थे जो आपको आज ब्राह्मण मानते हैं अपने आप को, ये ब्राह्मणवाद, ये पंडित, ये राजपूत वगैरह सब ब्राह्मणिज्म में आते हैं। ये लोग 2003-2500 साल पहले भारत में नहीं थे। ये लोग भारत के बाहर से आए थे, इनका डीएनए एनालिसिस हो चुका है। ये भारत के फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये भारत के एलिमेंट्री लोग नहीं है, ये भारत में आए गए हैं। किसी भी नाम से आप दे लीजिए, मैं नाम के पीछे नहीं जाना चाहता। ये लोग भारत में इराक से आए, ईरान से आए, तुर्की से आए, खुर्द से आए। अगर आपने कभी खुद सुना हो तो समझ लीजिए खुर्द किसे कहते हैं। खुर्द एक ऐसी जगह होती है जहाँ वही भाषा बोली जाती है जो हम देश के अंदर हिंदी और उर्दू बोलते हैं, वही खुर्दिस्तान के लोग हैं, उर्दू वहीं से आई है। ये खुर्द कहते हैं उसको, उर्दू एक्चुअली है, उर्दिस्तान को खुर्दिस्तान कर दिया गया। ये उर्दू वाला वो पट्टी जो इराक में भी होती है, तुर्की में भी होती है, सीरिया में भी होती है और कई जगह होती है। एक लंबी पट्टी है जो पूरे मिडिल ईस्ट में क्रॉस करती जाती है, उसका नाम खुर्द है। उसको उर्दू भी कहा जाता है, उर्दू भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भाषा जो हम आमतौर पर हिंदी के नाम पे बोलते हैं, वास्तविकता में हिंदी नाम के नहीं है। ये उस उर्दू का शब्द है जो हिंदी में उर्दू कहा गया, और इसमें अलहिंद कहा गया। अलहिंद का मतलब होता है नाव। नाव हम जहाँ पर है उस समय उसका नाम हिंद है, इसलिए अलहिंद इसको कहा जाता है। हम तो जोड़ देते हैं सिंधु घाटी से, रुस घाटी से, कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। अलिन मीन्स नाव, दी नाव, अलिन का मतलब होता है। अब हम जहाँ हैं हिंद, उसका नाम कर दिया अल हिंद, अल हिंद का इंद कर दिया। एनीवे छोड़िए उस बात को, अब कुछ पता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मुगलों से पहले यहाँ पर पंडित माइग्रेट होके आए थे, जो आज अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं।
अफसोस होता है उन असली धार्मिक लोगों से जो नकली धार्मिक लोगों के पैर छूते हैं मंदिर जाके। ये लोग मंदिरों पे कब्जा करके बैठे हैं, सारे देश के हजारों मंदिर इनके कब्जे में, और ये अपने आप को शुद्ध मानते हैं और दूसरे लोगों को अशुद्ध मानते हैं। इनके पैर छुए, प्रसाद यही चढ़ाएंगे, आपका घंटी मंदिर की यही बजाएंगे, आरती आपकी यही कराएंगे, सारा काम यही कराएंगे, क्योंकि भगवान का अवतार है। सारे कर्म करते हैं, शराब भी ये पीते हैं, गलत काम ये करते हैं, सब कुछ ही करते हैं, लेकिन फिर वे पंडित। मेहनत कभी आपको बहुत कम पंडित, मुझे लगता नहीं कि आपने कभी ऐसा पंडित देखा हो जो खुदाई करके कमाए, जो मेहनत करके कमाए, जो खून पसीना बहा के कमाए। आधा% लोग ऐसे हो सकते हैं, वो भी शायद गलत हो, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो कमाई डीलरशिप में कमा के खा ले, इन आउट्स में कमा ले, उधर आप कह सकते हैं जैसे बात बात करने के काम में कमा ले, किसी ऑफिस में बैठ के बात बात करके खाए, गजट अफसर बन के खाए, कोई ऐसा काम करके खाए जहां उसको मेहनत ना करनी पड़े, फिजिकल मेहनत तो बिल्कुल भी ना करनी पड़े। ऐसे ही वो सोसाइटी जो बाहर से आई उसको वास्तव में ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण अपने आप को ब्रह्मा का अवतार समझते हैं, अपने आप को विष्णु का अवतार समझते हैं, अपने आप को शिवा का अवतार समझते हैं, जबकि इन तीनों में से वो कुछ भी नहीं है। अपने काली का अवतार समझते हैं, काली का कुछ नहीं है, देवी से उनका कोई लिंग नहीं है। लेकिन आप कहेंगे ये क्यों बुराई कर रहा है? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई को जानना पड़ेगा। आपको सच्चाई बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। मैंने पहले भी कहा, पंडित वो नहीं होता है जो जाति से होता है। ब्राह्मण पंडित जाति से नहीं होते, इसी तरह से SC ST जाति से नहीं होते, इसी तरह से कोई भी कर्म करने वाला आदमी जाति से नहीं होता है, जाति से बिल्कुल नहीं होता है। जाति शरीर से मानी जाती है और शरीर से कर्म नहीं होता है, कर्म आत्मा से होता है। अगर मैं छोटा काम करने वाला हूँ, मैं सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करता हूँ, तो मैं कह देंगे जी ये हरिजन हो गया, ये सफाई कर्मचारी मैं सफाई का हूँ, मैं मानता हूँ ये सफाई कर्मचारी हूँ कि मैं सफाई का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये बात ये सबूत नहीं देती कि मैं किस जाति से हूँ। और यदि मैं पंडित का भी काम कर रहा हूँ, पूजा पाठ करा रहा हूँ, लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ पंडिताई के बारे में, लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ धर्म ग्रंथों के बारे में, धर्म के बारे में, राइट क्या होता है, रॉन्ग क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा होता है, इसका यही तात्पर्य नहीं है, इस बात से यह भी सबूत नहीं होता कि मैं किसी विशेष जाति का हूँ। मैंने शिक्षा ली धर्म ग्रंथों की, उससे पहले मैंने एलिमेंट्री शिक्षा ली, और धर्म ग्रंथों की शिक्षा लेने के बाद मैं धर्म ग्रंथ सीख गया, उसके बारे में क्या होता है डिटेल्स जान गया, तो मुझे पंडित कहा, मुझे कुछ भी कहा, वो मेरी रैंक के हिसाब से कहा गया, मेरी जाति या मेरे शरीर के हिसाब से नहीं कहा गया। इसी तरह से अगर कोई आदमी डॉक्टर बनता है, कोई आदमी प्रोफेशनल इंजीनियर बनता है, कोई आदमी कोई ऐसा काम करता है जिसमें ज्ञान विज्ञान की बहुत आवश्यकता है, जिसमें हायर स्टडीज की, एडवांस स्टडीज की बहुत आवश्यकता है, जिसको हम प्रोफेशनल कहते हैं, बहुत ज्ञान विज्ञान रखने वाला, किसी भी फील्ड में आगे से आगे जाके काम करने वाला, ऐसा व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, उसको प्रोफेशनल कहा जाता है। वो इसलिए प्रोफेशनल नहीं है कि वो किसी विशेष जाति का है, वो इसलिए प्रोफेशनल है कि उसने ज्ञान विज्ञान अर्जित किया है, उसने मेहनत की है, इसलिए उसको हम कहते हैं उसकी जाति इंजीनियर है, उसकी जाति डॉक्टर है, उसकी जाति पंडित है। क्योंकि पंडित क्या होता है, पंडित मैं पहले भी बता चुका हूँ, पंडित कोई जात नहीं होती है। पंडित बना है पानी से, पन बना है पांच से, पांच भी होता है, पानी भी होता है। पंडित को पानी भी कहा जाता है, पंडित को पन भी कहा जाता है। पन का मतलब जब स्वपन होता है, अपने आप को पहचानो, कंट्रोल को पहचानो, नियंत्रण को पहचानो कि आप किस नियंत्रण में हैं, आपको कौन नियंत्रित कर रहा है। आपको जो नियंत्रित कर रहा है वो आपकी आत्मा नियंत्रित कर रही है। आपको जो नियंत्रित कर रहा है भगवान नियंत्रित कर रहा है। आपकी आत्मा से भगवान की आत्मा को मिलने वाला जो रूट है, जो पाथ है, वो आपको नियंत्रित कर रहा है। इसलिए पंडित का मतलब होता है ऐसा कंट्रोल जो आदमी अपने आप पे कर सके और जो दूसरों को उस कंट्रोल के बारे में सिखा सके। ऐसा व्यक्ति वो पानी की तरह हो, पानी अपने आप में जिस डब्बे में भर दो, जिस बोतल में भर दो, जिस भी पद बर्तन में भर दो, रिजर्वायर में भर दो, उसी लेवल पे आ जाता है, फैल जाता है। पानी किसी दीवार में भी सींच जाता है, अपने आप को सीप कर लेता है, सीपेज कर लेता है। पानी किसी सूखी जगह में जाकर उसको गीला कर देता है। कहते हैं पानी पड़ गया, गीली हो गई सूखी चीज। पानी जाके अगर आप किसी ऐसी जगह में लगा दें तो आग को भी बुझा देता है। पानी की इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतनी प्रॉपर्टीज है, पानी के इतने यूज है कि जिसका कोई हिसाब किताब करना ये 2 मिनट में नहीं हो सकता। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो तू वैसा ऐसा। पानी रे पानी तेरी शेप कैसी, जिसमें भी डाल दो बस उस जैसी। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। और पानी जब भर जाता है किसी लेवल से ऊपर, वो बाहर निकल जाता है, फिर फैल जाता है। मतलब उस चीज में भी पानी जहाँ आपने भरा और उसके आसपास जो सराउंडिंग है वो गिरने के बाद वहां फैल गया। तो पानी एक लेवल पे भर गया और एक लेवल पे गिर गया।
तो पानी की इतनी परिभाषा है, आपके माइंड में पानी, आपके शरीर में पानी। कहते हैं हमारे शरीर के 70% वॉल्यूम में पानी। ये वॉल्यूम के हिसाब से कहा गया है, वेट के हिसाब से कहा गया है, मैं उस बात में बहस नहीं करूंगा, वो डॉक्टर बता सकते हैं। लेकिन पानी पानी है। हमारी नाक से पानी निकलता है, हमारे आंखों से पानी निकलता है, हमारे लिंग से पानी निकलता है, हमारे पसीने से पानी निकलता है, हमारे शरीर में पानी निकलता है। हम पानी पीते भी हैं, हम पानी खाते भी हैं, हम पानी चाय में भी डालते हैं, हम पानी दूध में भी कुछ मिला देते हैं, हम पानी खाने में भी मिलाते हैं। तो पानी कहाँ नहीं है? पानी जहाँ नहीं होता वहाँ सूखा पड़ जाता है, और पानी जहाँ ज्यादा होता है वहाँ बाढ़ आ जाती है। पानी को संभालना इतना आसान नहीं है। पानी बहुत मुश्किल चीज है। फ्री में मिलती है इसलिए मुश्किल है। पैसे खरीद के लेते तो हम समझते कि पैसे की वैल्यू होती है। पानी मुफ्त मिलती है, अग्नि मुफ्त मिलती है, हवा मुफ्त मिलती है, सूरज की रोशनी मुफ्त मिलती है, आसमान की छाया मुफ्त मिलती है, पेड़ मुफ्त मिलते हैं, सब कुछ मुफ्त मिलता है। फल लगाने के बाद बीज दिए जाते फल मुफ्त मिलता है। ये सब करने के बाद भी हम अपने आप को पंडित कहने लगे कि पंडित वो जो शरीर, पंडित कैसे पैदा हुआ? बड़े शर्म की बात है इस सोच के पीछे। पंडित वो नहीं, पंडित वहां से पैदा हुआ। पंडित हुआ जिसने अपने आप को पंडित क्वालिफाई किया। पंडित हुआ जिसने अपनी बुद्धि को इतना बढ़ाया, बुद्धि को इतनी वास्तविकता दी कि वो जिस बारे में सोचे उसके अंदर पूर्ण रूप से चली जाए, इमर्स हो जाए, डूब जाए बुद्धि। जिस चीज के बुद्धि डूब जाए, या जो जिस चीज के बारे में आप बुद्धि को डुबा दें, तब आप स्टेट पंडित की कहलाती है। उस स्टेट को हम योग की स्टेट भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन की स्टेट भी कहते हैं। योग नहीं जो रविशंकर सिखाता है, योग वो नहीं जो रामदेव सिखाता है, योग वो नहीं जो हम मानते हैं कि योगा दिवस को होता है। योग का मतलब बहुत ऊंचा होता है। ये तो वास्तविक फिजिकल एक्सरसाइज है, बॉडी की एक्सरसाइज है। इसको योग कहना बेवकूफ़ी होता है। योग होता है कि आपकी आत्मा अगर भगवान की आत्मा से मिल जाए, आपकी आत्मा नेचर से मिल जाए, नेचर की फैक्ट्स फाइल्स आपके पास आ जाएं, नेचर के 64 विद्याएं आपके पास में एक भी आ जाए। गोलोक में जो विद्याएं रहती हैं, गोलोक जो सबसे बड़ा लोक है, सब श्वेत रंग का गोलोक, जहाँ सारी विद्याएं मुश्किल है, 64 कलाएं जहाँ उपस्थित हैं, जो 64 कलाएं कृष्ण को आती थी, राम को आती थी, सत्यवादी जो सबको आती थी, वो 64 कलाएं 64 कहा जाता है। कहने का मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है। 6 का मतलब ब्रह्म विज्ञान होता है, ज्ञान होता है। 4 का मतलब चाल होता है, तो ब्रह्मचर्यता को 64 कहा गया है। ब्रह्म की जो भी एप्लीकेशंस हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी प्रोसेसेस हैं, साइंसेस हैं, उनको ब्रह्मचर्यता कहा गया है। और वो 64 में से एक भी आपको मिल जाए तो आप कलाकार बन जाते हैं, आप उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं। यही बात है पंडित होने की। पंडित एक वो भी हो सकता है जो किसी ऐसे परिवार में पैदा हो जो सफाई करते रहे लोग, जो किसी ऐसे जिसको आज की तारीख में वाल्मीकि कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। पंडित वो जो पंडित के ज्ञान हो। पंडित शरीर से नहीं होता। पंडित खाली बेवकूफ आदमी को नहीं बनाया जा सकता जो अंदर कुछ भी ना हो, खाली हो, किताब पढ़ के भजन गाता हो, मंत्र गाता हो, और बस आशीर्वाद देने के लिए उसको दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा का मतलब ही पंडित नहीं समझते कि दक्षिणा क्या होती है। दक्षिणा भी एक बहुत बड़ी फीस होती है जिसका अपना मतलब होता है। लेकिन आप फीस का अधिकार तभी रखते हैं जब आप उसको क्वालिफाई करते हैं। ये आदमी की श्रद्धा सुमन होते हैं जो आपको देता है दक्षिणा। साउथ, दक्षिण का मतलब साउथ भी होता है। दक्षिणा का मतलब हम साउथ में डाल देते हैं, साउथ में अग्नि होती है। वास्तु के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। आपने अग्नि को दे दिया, और अग्नि यहाँ किसको कहा गया? अग्नि उस ज्ञान को कहा गया है जो पंडित के पास होना चाहिए। उस बात की दक्षिणा उसको की जाती है कि आपने अपना ज्ञान का हमारे से शेयर किया, अपने अपने ज्ञान को हमें दिया, इसलिए हम आपको ये दक्षिणा दे रहे हैं। दक्षिणा चाहे 1 रुपए की हो या 1 करोड़ रुपए की हो, बात समान नहीं उठती है। दक्षिणा का मतलब हम अपनी आत्मा से आपको, आपने जो हमें ज्ञान दिया उसके सेवा में आपको दे रहे हैं। ऐसे भी यहाँ साधु मुनि बड़े बड़े हुए हैं, अगर सुने जिन्होंने किसी का अंगूठा ले लिया। बड़े शर्म की बात है कि साधु, एक ऋषि मुनि अगर इतना गलत काम कर सकते हैं, आज की तारीख में एक आम मानव से क्या अपेक्षा की जा सकती है? ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हमारे साधु, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं जिनकी पूजा करते हैं। उनको मैं साधु मानता हूँ, जो थे पंडित थे, असली पंडित वही थे। ऋषि मुनि जो बैठ के कहाँ से कहाँ अपनी आत्मा से इंफॉर्मेशन लेके आ जाते थे। वो आज की तरह से चोर डकैत तांत्रिक नहीं थे जो भूत प्रेत की बात करते हैं। वो लोग थे जो स्वयं में अपने आप में भूत थे। उनकी आत्माएं भूत की शक्ति से ज्यादा शक्ति रखती थी। उनकी आत्माएं इतनी ताकतवर होती थी, उनको चला सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे कि बैठे बैठे करोड़ों मील जाकर, कहीं भी जाकर उनकी आत्मा इंफॉर्मेशन ला के दे देती थी। और इसी वजह से तुलसीदास ने रामायण लिखी थी या जो भी लिखा था, वो सब इन्हीं बातों पर निर्भर करता है कि आपको प्रकृति स्वयं बता दे कि देखिए, आप ये सोचिए और ये लिखिए, आप स्वयं उस बात को लिखते जाएंगे अगर ब्रह्मांड आपके साथ। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, हालांकि ये कोई धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात सीरियसनेस की कर रहा था, इसलिए कर रहा था कि हमें अपने मस्तिष्क को जगाना होगा। हमारे मस्तिष्क देश के नागरिकों को सो चुके हैं, हमारी गंभीरता समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हम जब सोते रहेंगे
काम नहीं करेंगे, सोने का मतलब जागते हुए हम सोएंगे, हमें कोई चिंतन नहीं होगा, कोई वरी नहीं होगी देश के बारे में, समाज के बारे में, विश्व के बारे में, तो हम स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। और स्लीपिंग मोड में आप सीरियस नहीं हो सकते, स्वप्न आप जरूर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि स्वप्न में क्या हो रहा है, लेकिन स्वप्न को साकार करने के लिए आपको सीरियस होना पड़ता है। ये लोग जो कहते हैं स्वप्न स्वीकार नहीं होता है, स्वप्न साकार नहीं होता है, उस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। स्वप्न साकार होता है, आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, आपकी जागरूकता होनी चाहिए, आप गंभीर होने चाहिए, सब साकार होता है। ये बेकार की बातें कि साकार नहीं होता है। जैसे हम लोग सो रहे हैं कुछ सालों से, हमने अपने देश को इतने मुश्किल से जीता, अंग्रेजों से 7-8 लाख लोग मारे गए, सेक्रीफाइस दी, बलिदान हो गए देश के ऊपर। उनका लिस्ट कहाँ कहाँ है, हम उस बात पे भी नहीं जाते। कौन थे वो? हिंदू थे, मुसलमान थे, वो सिख थे, ईसाई थे, जो भी थे, हमारे देश के भगवान की तरह थे वो। उन्होंने हमें अपने देश को आजाद कराया, मदद दी। वो किसी दिव्यांगतों से कम नहीं थे, वो देवता थे एक तरह से, जो आज चले गए, वो देवताओं के अंग हो चुके हैं। हमारे लिए वो किसी किसी पूजा की मूर्ति से कम नहीं है, किसी भगवान से कम नहीं है। वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए आज़ादी दी, इन्होंने अपने देश के लिए अपने परिवार को नहीं भूखा, अपने इस देश के लिए उन्होंने सब कुछ खो दिया, अपने कैरियर्स नहीं बनाए, अपनी एजुकेशन पूरी नहीं की, उन्होंने अपने घर नहीं बनाए, उन्होंने अपने परिवार नहीं बनाए, देश को बनाया अपना परिवार, और उसको बना के वो चले गए या मार दिए गए या सजाए हो गए या जो भी हो गया। आज ऐसे बहुत कम लोग हैं उपस्थित जो उस समय के होंगे, हैं तो वो भी शायद भूल गए होंगे। अब उन लोगों के लिए हमने क्या किया? वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उन लोगों ने हमारे भविष्य के लिए संविधान दिया, ऐसा संविधान जो किसी गीता से कम नहीं, किसी रामायण से कम नहीं, ऐसा संविधान जो हमारे भविष्य को बनाता है। एक्चुअली हम खुद ही अपने भविष्य को बनाते हैं, कि संविधान हमारा अपना है। संविधान से बड़ा दोस्त हमारा कोई नहीं हो सकता जो आज की तारीख में भारत का संविधान है। अंग्रेजों ने हमें संविधान नहीं दिया, उन्होंने गुलामी दी, हम उस गुलामी से बाहर आए, इस संविधान बनाया, लेकिन इस संविधान ने हमें ऐसे चोर डकैत ला के रख दिए हमारे को ऊपर राज करने के लिए, जो संविधान को शपथ लेने तक तो मानते हैं, शपथ लेने तक उसको पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी झूठ पर आधारित हो जाती है। और ये शुरू से रहा है, आज स्पेशल नहीं रहा, पहले कम था और अब तो एब्सोल्युटली वही हो गया है। जब 1950 के बाद ये चीज़ें इतनी खराब नहीं थी जो आज संविधान को माना जाता था, तभी उसमें अमेंडमेंट भी हुए थे, बहुत सोचा गया था, समझा गया था कि हमारा देश किस तरह आगे जाएगा, कहाँ हमारी गलतियां हुई तो ठीक किया गया था। लेकिन आज संविधान नाम मात्र के लिए माना जाता है, शपथ समारोह के लिए माना जाता है, दुनिया में दिखाने के लिए माना जाता है। उसकी आत्मा को कोई मानता नहीं, उसकी स्पिरिट को कोई मानता नहीं, जो लेटर लिखे उनको कोई पढ़ता नहीं, संविधान में क्या लिखा है कोई समझना नहीं चाहता, वो शोर मचाना चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं अगर संविधान को अभी वो नहीं मानेंगे तो उनको सीट पर कोई बैठने नहीं देगा, उनको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई बनने नहीं देगा, उनको कोई एमपी बनने नहीं देगा। और एमपी बनने के लिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ तो लेनी पड़ेगी, इसलिए मजबूरी है, एक तरह का आत्मिक डंडा है, उनकी सर पे मारा जाता है। जब तक आप इसको नहीं डंडा खाएंगे आपको सीट नहीं मिलेगी, इसलिए मजबूरी होती है हम लोगों की संविधान की शपथ लेना, नहीं तो कोई खुश नहीं है। देखा 2019 में क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ उसने मुझे, जब देख रहा था शपथ चल रही है, कोई जय श्री राम की बात करता है, कोई अल्लाह अकबर की बात करता है, कोई काली की बात करता है, कोई किसी की बात करता है और कोई किसी की बात करता है। सब भूल जाते हैं कि आप देश के उस मंदिर में बैठे हैं जो धर्म से ऊपर है। वो भूल जाते हैं आपकी वहाँ धर्म का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस देश में जहाँ धर्म ऑफिशियल नहीं है, जहाँ धर्म की स्टेट नहीं है, जहाँ लोकतांत्रिक स्टेट है, जहाँ प्रभुसत्ता स्टेट है, जहाँ धर्म पंथ निरपेक्ष स्टेट है, वहाँ आप शपथ लीजिए, देश के लिए, भारत माता की शपथ लीजिए, पृथ्वी माता की शपथ लीजिए। लेकिन भगवान को बीच में लाने का मतलब, भगवान तो कहाँ है? पूरे विश्व के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है श्री राम, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है श्री कृष्ण, श्री राधे, सब अल्लाह भी मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का सब मालिक है। उनको बीच में क्यों लाते हो? मतलब ये कि आप उनके नाम पे राजनीति करते हो, आप उनके नाम पे मजाक करते हो। इस तरह का उठाना एक जो वो ऐसा स्थान नहीं था, ऐसा नहीं था कि आप जय श्री राम के नारे लगाएं। जय श्री राम को जानते भी हैं आप? कभी पढ़ा है आपने जय श्री राम को? आपको ABCD नहीं आती जय श्री राम के बारे में, जय श्री कृष्ण के बारे में, आप बात करते हैं जय श्री राम की। उस बात का, उस ओथ सेरेमनी से क्या मतलब है? अगर आपने करना है अपने घर पर जाके कीजिए, अपने मन में कीजिए, किसने आपको रोका है? लेकिन आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं
आप राजनीति की डिग्री लेना चाहते हैं, एडवांसमेंट लेना चाहते हैं पॉलिटिकल, कि राम के नाम से, कृष्ण के नाम से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह अकबर के नाम से, या किसी भी और देवी देवता के या ग्रंथ साहिब के नाम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यही आप चाहते हैं। एक पार्टी का कहता तो मैं मान लेता, सारी पार्टियों का ये हाल, बड़े दुख की बात कि इस देश में हम क्या कर रहे हैं, हम कर्म क्यों नहीं करना चाहते, हम अपनी मेहनत क्यों नहीं करना चाहते, हम सीरियस क्यों नहीं होना चाहते। एक तरह की गपशप रही है कि नाम ऐसे लिए चिल्लाए सजना, वो क्या नारे लेने की जगह है, वो तो कोई मंदिर या मस्जिद का गुरुद्वारा था जहाँ पे काम कर रहे थे, वो कोई ऐसी पवित्र जगह थी जहाँ बात दूसरी होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने नहीं की। बदतमीजी नहीं तो क्या कहेंगे इसको। आप MP हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इतने ऊंचे ओहदे पर हैं, आपको ये शोभा देता है? आपको किसने हक दिया ये सब करने का? नहीं, हक कौन देगा आपको? आप तो स्वयं भगवान हैं, आप तो स्वयं कृष्ण के अवतार हैं। आप MP क्या बन गए, समझ गए आप सब कुछ बन गए। आप भूल जाते हैं कि आपको जनता ने बनाया है, कि आप चीटिंग से बने हैं, आप चीटिंग से बने हैं, जनता ने बनाया, ये आप वास्तविकता में जानते हैं। सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि आपने क्या किया है इस चुनाव में। कोई छुपी बात नहीं रह गई किसी से, सब जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कोई नई बात अब इसमें नहीं रह गई है। हम सबको पता है कि आप किस खेती के, आप किस किस थाली के चट्टे बट्टे, आपको सबको पता है। इसलिए अब बात आती है EVM के बारे में, जो इश्यू है चिंता करने का, बहुत बड़ी चिंतन का, जिसको हम मजाक में नहीं ले सकते, जिसको हम ऐसे नहीं ले सकते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि सवाल EVM का नहीं है, सवाल सच्चाई का है, सवाल बैलेट बॉक्स का नहीं है, सवाल सच्चाई का है, सवाल इस चीज का, सॉरी, प्रश्न उठता है आखिर हम चाहते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के गुलाम हैं? देश की जनता क्या किसी BJP की गुलाम है? क्या किसी कांग्रेस के गुलाम है? हम किसके गुलाम हैं? ये हमारे नौकर हैं। BJP हो, कांग्रेस हो, ये खाली नाम की पार्टियां हैं। आप MP बन के आए, आपने एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, हमने एहसान किया, पब्लिक ने एहसान किया आपके ऊपर कि आपको MP बना के भेजा। अब आपने आपको क्या समझ बैठे? आपकी चलेगी इस देश में? अगर जनता को निश्चित में विश्वास नहीं है तो आपको तकलीफ क्या होती है? क्यों चाहता है मोदी और क्यों चाहती है BJP की EVM से चुनाव कराए जाए? क्यों चाहता है इलेक्शन कमीशन की EVM से चुनाव कराए जाए? क्यों चाहता है सुप्रीम कोर्ट का जज की EVM से चुनाव कराया जाए? ये क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। भगवान आप में से कोई नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट का जज भगवान है, ना EC भगवान है, ना BJP भगवान है, ना मोदी भगवान है, ना कोई भगवान है। आप हमारी तरह एक मानव है, इससे अधिक कुछ नहीं है। आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से जज बने, आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से EC बने, और अपने हिसाब से आप चुनाव के हिसाब से MP या प्राइम मिनिस्टर बने। इससे ज्यादा आपकी कोई औकात नहीं है। आप इस देश के मालिक नहीं हैं। इस देश के मालिक तो जनता है, जिसमें गरीब से गरीब वोटर, छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा पैसे वाला, बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा प्रोफेसर इस देश का मालिक है। आप चाहते क्यों हैं कि उनकी ना चले, आपकी चले? पब्लिक आज की तारीख में EVM पे विश्वास नहीं रखती है, और चुनाव से पहले भी नहीं रखती थी। ये मजबूरी थी कि पब्लिक बहुत शांत स्वभाव की है कि जिसने EVM पे चुनाव किया। लेकिन पब्लिक ये भी कह रही है कि EVM का चुनाव BJP के लिए नहीं किया गया था, EVM का चुनाव किसी और के लिए किया गया था, लेकिन जीत गई BJP। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। ये प्रश्न इतना छोटा है नहीं जो सोच रहे हैं आप। चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, चुनाव प्रैक्टिकली खत्म हो चुके हैं, फिजिकली खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये चुनाव माइंड से खत्म नहीं हुआ है, मन से खत्म नहीं हुआ है, विजन से खत्म नहीं हुआ है। कंसंट्रेशन लोगों की बढ़ रही है चुनाव के बाद। लोग सोच में पड़ गए तो हुआ क्या। ये बहुत बड़ा इश्यू है, इसको छोटा मत समझना। ये शोर नहीं दिख रहा अभी कानों में आपके, लेकिन ये बहुत बड़ा साइलेंट तूफान आने वाला है। इसके बाद ऐसा साइलेंस चल रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, चुनाव पे अगर पब्लिक को विश्वास नहीं, चुनाव आयोग पे पब्लिक को विश्वास नहीं, देश की सरकार पे पब्लिक को विश्वास नहीं, देश के सिस्टम पे पब्लिक को विश्वास हो लेकिन सिस्टम को तोड़ने वाले पे विश्वास नहीं, जुडिशरी पे भी कुछ हद तक विश्वास खत्म होना, ये बहुत बड़ा घातक सोच है। अगर कोई प्रधानमंत्री ये समझता है कि मैं सब कुछ कर लूँ आने वाले समय में, हम लूट लेंगे इस देश को 50 साल में, हम इस देश को 50 साल में राज करेंगे, तो इससे बड़ा बेवकूफ सोचने वाला व्यक्ति हमारे देश में या हमारी दुनिया में नहीं हो सकता। कोई किसी की किस्मत बनाने के लिए ठीक नहीं बैठा, ना प्रधानमंत्री किसी की किस्मत बनाएगा, ना कोई पार्टी किसी की किस्मत बनाएगी। किस्मत तो जनता स्वयं बनाएगी।
कोई जज भी किसी केस में नहीं बना सकता, और इलेक्शन कमीशन की तो औकात ही क्या है। टीएन सेशन होता तो हम उसको सैल्यूट करते, लेकिन ये चोर डकैत की तरह काम करने वाला, बीजेपी का एजेंट बन के काम करने वाला चुनाव आयोग, इसकी क्या औकात। हम इसे कुछ नहीं मानते। एक इसका पतीला है ये, कढ़ाई है ये, उस एजेंट की तरह काम किया इसने भारत की सरकार का, मोदी का खास तौर से। बस उसको चुनाव जिताना था, हेरा फेरी करके उसने जिता दिया। ये साफ है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। जब पब्लिक वोट नहीं आपको दे रही है और वो जीत रहे हैं तो इसका साफ मतलब यही होता है। मैंने लिखा भी इसके बारे में कुछ, और लिखते रहते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। भारत डज नॉट नीड एनी ईवीएम फॉर पोलिंग एनीवेयर इन कंट्री, revolutionize it for sake of भारत डेमोक्रेसी। भारत में ईवीएम की जरूरत किसी को नहीं है पोलिंग के लिए, चुनाव में कहीं भी। इसको आपको क्रांति लानी है ईवीएम को हटाने के लिए। Why should EVM be used for election votes polling? आखिर क्यों यूज होनी चाहिए, क्यों प्रयोग में लाना चाहिए, उनका एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। इट्स अ बिग क्वेश्चन रेज्ड दिस डेज। 2019 के चुनाव के बाद लोकसभा के इलेक्शन को लोग विश्वास नहीं कर रहे, because people are not now relying upon all rat political parties to speak about this issue। वो सारे राजनीतिक दल चूहे बन गए, चले गए चूहे बन के, बात नहीं कर रहे चुनाव के बारे में, ईवीएम के बारे में। कितने डरपोक हैं, चाहे कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कोई और भी हो, इतने डरपोक चूहे निकले, ये सब की भाग गए, छोड़ के बात नहीं कर रहे। इसका मतलब पब्लिक नहीं समझ पा रही है कि इतने डरपोक कैसे निकले, ये जो देश में राज करना चाहते थे, इतने डरपोक चूहे। फिर मैं पढ़ देता हूँ, why should EVM be used for election votes polling? It's a big question mark raised these days post 2019 Lok Sabha election, because people are not now relying upon all rats political parties to speak about this issue. Political parties have failed in all respects in extending or leading this issue for public। फेल हो गई ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, जिनका हक बनता था, जिनका कर्म बनता था इस तरह इस इंतजार में कि आगे पब्लिक को लीड करें, वो पॉलिटिकल पार्टी सब फेल हो गई हैं। Public lost its votes to determination by Modi and Amit Shah, as if certain miscreants worked for themselves in 2019 fake Lok Sabha elections, which Modi and Amit Shah have by fraud won, cheating all votes। Public ने अपने वोट्स खोए हैं, मोदी ने छीना उनको, अमित शाह ने छीना उनको, उसने पब्लिक ने वोट अपने खो दिए। उन्हें नहीं मालूम कि कौन से मिसक्रेंट्स लोग हैं छीन के वोट ले गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि वोटों की डकैती डाली है मोदी और अमित शाह ने डाली है चुनाव के अंदर, लोकसभा के। और इन दोनों ने बाई फ्रॉड, बाई धोखेबाजी से ही इलेक्शन जीता है, वोटर्स को धोखा दिया है। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन आर पॉइंट, जो आप पॉइंट्स हम बता रहे हैं उसको पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट है 20 लोकसभा की 20 लाख लोस्ट और स्टोलन ईवीएम्स। 20 लाख स्टोलन, चोरी की गई ईवीएम कहाँ है, जो डिलीवर हुई थी वहां से ज्यादा, जो कि चुनाव आयोग में नहीं आई। बस 40 लाख की जगह 20 लाख आई। पॉइंट नंबर 2, 3 लाख ईवीएम मशीन कहाँ गई, उनके नंबर्स कहाँ हैं इन्वेंट्री के। 3 लाख ईवीएम्स विद नो इन्वेंट्री रेफरेंसेस कहाँ है वो। पॉइंट 3, 373 लोकसभा सीट्स अमाउंट ऑफ वोटर्स डू नॉट मैच। 373 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां की वोट कितने पड़े हैं और कितने नहीं पड़े हैं, कितने पड़े हैं और कितने गिने गए हैं, उसमें बहुत अंतर है। वो क्यों। पॉइंट 4, वोटर्स नेम्स 5 to 10 crores have been missing from voter list। वोटर्स लिस्ट से पूरे देश में 5 से 10 करोड़ वोटरों के नाम गायब थे लिस्ट से, कैसे गायब हो गए। Why did election commission not act as if it belonged to Modi? ऐसा इलेक्शन कमिश्नर ने क्यों किया कि वो ऐसे लगा देखने में जैसे मोदी का एजेंट हो, मोदी का रिप्रेजेंटेटिव हो, जो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ। और 7वां नंबर, why printed copies of votes kept counting which must have been, वो कापी जो पैट से आई उनको गिना क्यों नहीं गया। इसके पीछे क्या चोरी है, क्या डकैती है, क्या छुपी हुई बातें हैं जो पब्लिक को पता नहीं है। पावरफुल पर्संस हैव रॉब्ड ऑल वोट्स, जो सत्ता में लोग थे, पावर में, उन्होंने लोगों के वोटों को लूटा है। Why did not vote in their support? Who did not vote in their support? जिन्होंने उनको वोट नहीं दिए और फ्री जीते। And these fake leaders have come to power by abusing system। इन्होंने सिस्टम की ऐसी तैसी करके पावर में आ गए, सिस्टम को तोड़ के मरोड़ के। Which means this election is fake EVM one। तो चुनाव ईवीएम का रहा और फेक रहा। पब्लिक shall have to discard, पब्लिक को चुनाव को बर्खास्त करना होगा, रिजेक्ट करना होगा कंप्लीटली। न्यू लोकसभा मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सर्वाइवल ऑफ ट्रूथ। सच्चाई के लिए नई लोकसभा का बनना बहुत आवश्यक है। ये बातें मैंने आपको बताई हैं।
ये बहुत सोचने के विषय है। ये कोई खेल नहीं है जो बता रहा हूँ आपको, ये कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन है। इसका आवश्यक पब्लिक को जवाब चाहिए। पब्लिक को जवाब चुनाव आयोग का हक बनता है देने का, उसका कर्तव्य बनता है देने का, लेकिन वो नहीं देगा, वो चुप रहेगा। वो सोचता है मैं चुप रहूंगा तो आंसर कोई पूछेगा नहीं, क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो क्या होता है ना, सो चुप होता है। ये सो चुप तो कुछ ऐसे कहते हैं, आप चुप रहिए कोई सुनेगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लोग बेवकूफ नहीं है, उस तरह के अनपढ़ लेवल के नहीं है जो पहले हुआ करते थे। आज लोग बहुत आगे सोचते हैं, इसलिए हम स्लीपिंग नहीं रहना चाहते। अगर जो स्लीपिंग है उनको भी जगाना चाहते हैं, जो लोग सोते रहते हैं उनको जगाना चाहते हैं। मैं तो एक ही व्यक्ति हूँ, लेकिन भारत में लाखों लोग आज शुरू हो चुके हैं। हर स्टेट में, हर राज्य में, हर शहर में लोग आवाज उठाने लगे हैं ईवीएम को हटाने के बारे में, क्योंकि ईवीएम एक ऐसी गंध फैला दी है समाज में, ऐसी गंध फैला दी है राजनीतिक शक्ति में। ईवीएम एक बीमारी बन चुकी है, कैंसर की तरह। ईवीएम एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसका इलाज बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पब्लिक इसका इलाज करना जानती है। पब्लिक इसी की गुलाम नहीं है, पब्लिक किसी कोर्ट की गुलाम नहीं है, पब्लिक किसी मोदी की गुलाम नहीं है, पब्लिक किसी राजनीतिक कांग्रेस की गुलाम नहीं है, पब्लिक किसी की गुलाम नहीं है। पब्लिक सिर्फ वोट की गुलाम है, पब्लिक हमारे संविधान की गुलाम है, पब्लिक भारत देश की गुलाम है, पब्लिक अपनी सोच की गुलाम है। संविधान को हम नमस्कार करते हैं, सलूट करते हैं। हम किसी एमपी को सलूट नहीं करते, हम किसी प्रधानमंत्री को सलूट नहीं करते, हम इसी को सलूट नहीं करते, हम किसी जज को सलूट नहीं करते। हम करेंगे तो जय भारत को सलूट करेंगे, हम करेंगे तो जय संविधान को सलूट करेंगे। यही हमारा मुक्ति है, यही हमारा हमारा यू कैन से कंसंट्रेशन है, यही हमारा योग है। हम संविधान के अंदर रहते हैं, हम संविधान की कसम खाते हैं। हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं, और नागरिकता लेते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं। हम लोकसभा की सीट लेते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं। संविधान हमारा भविष्य है, संविधान ने हमें शक्ति दी है। ये शक्ति हमसे किसी की शक्ति छीन नहीं सकती, किसी की ताकत छीन नहीं सकती। आप सोचते रहिए हिंदू राष्ट्र बनाने की, कौन चिंता करता है आप किस बेवकूफ आइडिया की। आरएसएस वाले बेवकूफ हैं, बीजेपी वाले बेवकूफ हैं, वो लोग बेवकूफ हैं जो संविधान को हटाने की बात करते हैं, वो लोग बेवकूफ हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। एबीसीडी पता नहीं है उनको कि क्या है इस देश के बारे में, हिंदू का मतलब क्या है वो जानते नहीं है। इतने गधे हैं वो सब, उन्हें नहीं पता कि हिंदू क्या होता है, और वेद क्या होता है, और ग्रंथ क्या होते हैं, और धर्म क्या होता है। जाने बिना शोर मचाना उनकी आदत है। बस पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं धर्म के नाम पे, बहकाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। वो जानते हैं कुछ नहीं कि इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। वो चाहते हैं लोगों को भुलवा दो और राज करो। कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान बनाया था, इन्होंने तो बेचारे पब्लिक को जातियां बांट दी कि आप हरिजन हैं, आप शूद्र हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। और ये स्वयं बहुत बड़े मुनि ऋषि हैं, अपने आप को ज्यादा विद्वान समझने वाले हैं। शर्म आनी चाहिए, खुद को अपना बड़ा समझने कि आप भगवान समझने लगे अपने आप को। वो देखा मोदी की एक फोटो, वो लेकर बैठा है कृष्ण का चक्र। अरे क्या समझते हो, कृष्ण बन गए तुम, विष्णु बन गए तुम। अपने आप को शर्म आनी चाहिए आपको। इंसान तो बन जाओ, पहले मानव तो बन जाओ। मानव धर्म का मतलब तो समझ लो। आप धर्म की ABCD नहीं जानते। आप जानते हैं इस देश का नाम राम ने क्या दिया था, आप जानते हैं इस देश का नाम कृष्ण ने क्या दिया था, आप जानते हैं इस देश का नाम शुरू से क्या है। आप कुछ नहीं जानते इस बारे में। बकवास करने के अलावा आपको कुछ काम नहीं है, बहकाने के अलावा कुछ काम नहीं है। हिंदू राष्ट्र बेवकूफीवाद, जातिवाद, मानववाद, इनको गिरा दो, उसको उठा दो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। आपको पता भी नहीं कि हिंदू किसे कहते हैं, आपको पता भी नहीं धर्म किसे कहते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, बस बकवास करने आती है। इस देश का नाम भारत है, इस देश का नाम इंडिया है जो मैं नहीं अच्छा लगता, लेकिन है मजबूरी है। इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है जो आप बोस्ट करना चाहते हैं। मैं तो सल्यूट करता हूँ कमेटी वालों को जिन्होंने ये संविधान बनाया और भारत का हिंदुस्तान नाम वहां से पहले से हटा दिया, क्योंकि हिंदुस्तान कभी था ही नहीं। हिंदुस्तान तो अरब का, हिंदुस्तान तो मुगलों का दिया हुआ नाम था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था इस देश का नाम। वो नहीं समझते थे भारत क्या होता है, वो हमारी संस्कृति को नहीं जानते थे। इन्होंने जो उस टाइम जहाँ रहे कि हम यहाँ हैं, इस देश का नाम बस हिंद है, हिंद का हिंदुस्तान हो गया। आप जाइए तो अरब में आपको लोग जानते हैं हिंदुस्तान का क्या मतलब होता है। अकबर ने हिंदुस्तान नाम दिया, अकबर नहीं है, भारत की जनता है, भारत का संविधान है, हम स्वतंत्र हैं, हम सोवरेन हैं, हम इस देश का नाम भारत मानते हैं, क्योंकि भारत उसमें लिखा है, गीता में भी लिखा है और सब जगह लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। जब तक धर्म की ग्लानि होगी, जब तक हानि होगी भारत के अंदर, ये लिखा है उसमें अंदर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। भारत यहाँ नाम दिया गया है। या यदा यदा धर्मस्य में हिंदुस्तान नाम नहीं है, या इंडिया भी नाम नहीं है, यह नाम है तो भारत का है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। अबे उत्थानम धर्मस्य तथात्मनः सृजाम्यहम्। जब भी यहाँ कुछ ऐसा होगा मैं जमीन पे आऊंगा, रक्षा करूंगा, तथा नाम सृजाम्यहम् प्राणित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो साधु होंगे, अच्छे होंगे, उनकी मैं रक्षा करूंगा, जो बुरे लोग उनको मैं कुचल डालूंगा, उनका विनाश करूंगा।
यदा यदा धर्मस्य हो गया, उसके बाद तीसरा ये हो गया, उसके बाद पदार्थाया धर्म स्थान, इंस्टीट्यूशन ऑफ जो होंगे धर्म के, उनको दोबारा स्थापित करूंगा युगे युगे, जब भी हाँ वो जरूरत पड़ गया होगा। कृष्ण ने कभी, भगवान ने, राम ने कभी नहीं कहा कि वो इसी जगह आएंगे कन्या से कन्याकुमारी वाले भारत में, कभी नहीं कहा उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं स्थान हिंदू भारत के लिए आऊंगा, मुसलमान भारत के लिए आऊंगा। उन्होंने कहा मैं भारत के लिए आऊंगा। और अफसोस की बात है, ये भारत वो नहीं था, ये पूरे विश्व को भारत कहा गया था, पूरी पृथ्वी को भारत कहा गया था, पूरी पृथ्वी ही भारत है। लेकिन छूटा होता 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 आज वाला भारत कन्या से कन्याकुमारी तक रह गया, बाकी भारत हाथ से चला गया। कोई बात नहीं, जो चला गया वो चला गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। पृथ्वी भारत है, पृथ्वी हमारी माता है, और उसी छोटी, सबसे छोटी बच्ची जो देश है भारत की आज की है, वो जय भारत है। भारत जिसको हम कहते हैं, जिसको ये भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और भारत माता के बारे में ABCD भी नहीं जानते हैं, ये वो लोग हैं। कहाँ लिखा है उसमें कि धर्म का नाम होता है? उसमें खाली धर्म कहा गया है, और धर्म ही धर्म है, धर्म ही शक्ति है, धर्म ही मानवता है। इस धर्म के बाद कोई हिंदू धर्म नहीं, कोई मुस्लिम धर्म नहीं, लेकिन जो मानता है मुसलमान माने, जो सिख मानता है माने, जो मानता है माने, वो धर्म में नहीं है, वो धर्म से अलग है। धर्म का मतलब सत्यता होता है, धर्म का मतलब सही काम होता है, गलत काम नहीं होता है। किसी भी रिकॉर्ड के अंदर धर्म के अलावा दूसरा नाम नहीं है। बाकी जो भी हम बाद में हुए, चाहे वो सिख धर्म हुआ हो, चाहे इस्लाम धर्म हुआ हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हुई हो, कुछ हुई हो, सब बाद में है। हमारा जो प्राइम नाम है वो धर्म है। धर्म का मतलब होता है राइट, जो सही काम करे वो धर्म है, जो सही काम ना करे गलत है। जैसा आप काम करेंगे आपको उसका परिणाम भुगतना होगा, यही कहता है धर्म। अच्छा काम करना चाहिए, धर्म सिखाता है, लेकिन धर्म बुरा काम करने से रोकता नहीं है, आपको डायरेक्शन देता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा, उसको आपको भुगतना पड़ेगा। यही धर्म है। मैं कोई पंडित नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, बस मैं कहता हूँ धर्म को पहले समझ लीजिए, हिंदू की भूत माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि धर्म का हिंदू से कोई रिलेशन नहीं है। धर्म का रिलेशन आत्मा से है, आत्मा सबसे बड़ा धर्म है, आपका कर्म सबसे बड़ा धर्म है। कर्म डोमिनेट्स धर्म एंड धर्म सपोर्ट्स कर्म। कर्म ही धर्म है। आपको जो काम दिया है, जमीन पे आपको मानव का काम दिया गया है, आपकी मंजिल तय करके बताई गई है, आप उसको फॉलो कीजिए, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप फॉलो नहीं कर सकते तो आप अधार्मिक है। आप सोना चाहते हैं तो सोते रहिए, भगवान का कुछ नहीं चाह रहा, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। उससे तो आपको काम करने के लिए भेजा है। आप काम करना नहीं चाहते, सोना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप शादी करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप जीवन को इसी काम में बिताना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आपके ऊपर है। या आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। भगवान की सेवा के लिए आपने भेजा है, आपको भेजा है जमीन को बताने के लिए, जमीन का उत्थान करने के लिए, जमीन को आगे बढ़ाने के लिए। आप ये नहीं कर सकते, आपकी मर्जी। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा भगवान आके आपसे। आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप कर्म कमाना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप अच्छाइयाँ कमाना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप मरना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप शराब पीना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप गंद करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। सब आपकी मर्जी है। भगवान ने कोई इसके इंटरफेयर नहीं किया आपकी, लेकिन वो सारे हिसाब किताब उसके कंप्यूटर में जा रहे हैं, उसके नेटवर्क में जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग हो रही है। भुगतना आपको पड़ेगा, भगवान को नहीं भुगतना पड़ेगा। भगवान तो जमीन पर राम की हैसियत से आए थे, उस हरिश्चंद्र की हैसियत से आए थे, तब भी उन्होंने अपनी तपस्याएं की, तब भी उन्होंने दुख सहे। सत्यवादी हरिश्चंद्र से बढ़ के दुख किसी ने नहीं सहा होगा। वो भी राम के पूर्वज थे, और राम आए, उन्होंने भी वनवास काटा, उन्होंने भी जंगलों में रहना की सालों साल निकाल दिए। उनको कभी तकलीफ हुई? उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे तकलीफ हुई। कृष्ण ने भी आगे लड़ाइयाँ कराई, लड़ाइयाँ की, युद्ध किए, उसकी भी जिंदगी ऐसे निकल गई। तो हम और आपकी तो औकात क्या है? इसलिए हमें सीरियस होने की बात को समझना चाहिए। हमें चुनाव को भी सीरियस लेना चाहिए, अपने देश की समस्या को भी सीरियस लेना चाहिए। हमको जाग के बात करनी चाहिए, सो के नहीं करनी चाहिए। आज का युवा सो जाता है, उसको जॉब नहीं मिलेगा तो डिप्रेशन में आ जाएगा। जॉब मिलेगा, काम करना पड़ेगा तो डिप्रेशन में आ जाएगा। उसको ज़्यादा पैसे भी कमाने हैं, काम भी नहीं करना है, मेरे को डिप्रेशन हो गया, मेरे को स्ट्रेस आ गई। अरे स्ट्रेस कहाँ से आ गई? आप काम करते हो यार, काम में अगर स्ट्रेस आए तो वो काम क्या? काम में से खुश होना चाहिए। आप कहते देखिए मैंने इतना काम किया, अगर आपने 12 घंटे 14 घंटे काम किया, तो अगर आप कहते मुझे स्ट्रेस आ गई, तो उसका मतलब आप खुश होकर काम नहीं कर रहे थे, आप रो के काम कर रहे थे, आप सो के काम कर रहे थे। आप काम करना नहीं चाहते थे, काम को आपने अपनी प्रेमिका नहीं बनाया, काम से आपने शादी नहीं की। आप समझिए काम एक शादी होता है, वर्क एक शादी होता है, एक तरह की शादी ही होती है, सेक्रीफाइस होती है, काम में लगाना अपने आप को, वो भी एक पूजा होती है। वर्क इज वर्शिप कहा जाता है, कर्म में पूजा है। आप उस बात को जब तक नहीं समझेंगे, आपको तन की शांति, मन की शांति नहीं मिलेगी, आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। अगर आप सिर्फ इसलिए काम करना चाहते हैं कि आपको पैसे कमाने हैं, आपको भगवान के लिए काम नहीं करना है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। आपको खुशी तभी मिलेगी जब कर्म को पूजा करेंगे। आप कर्म को पूजा समझ के करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझ के करेंगे। जितना आप कर्म करेंगे उसमें तो खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं हो रहा है। कपड़े आप अच्छे पहनना चाहते हैं, खूब ब्यूटीफुल हैंडसम आप दिखना चाहते हैं, आपके साथ एक स्पाउस होनी चाहिए, एक गर्ल या बॉय होना चाहिए,
तब आप अपनी पर्सनली चाहते हैं कार होनी चाहिए, आपके अंदर मोबाइल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, उसके बाद आप काम करो। फिर कह रहे हैं हमको स्ट्रेस आ गया, तो स्ट्रेस आपको किस बात का आ गया, आपको खुद सोचना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, एनालिसिस कीजिए, और आप एनालिसिस अपने बारे में नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। आप एक तोते की तरफ पढ़ के आए, रट्ट मार के पास करके आप आ गए, चाहे 90 या 95% लाए हो, रट्टा मार के आपने क्या अपना विज्ञान समझिए, ना कॉमर्स समझिए, ना आर्ट समझिए, इंग्लिश समझिए, ना मैथ समझा है, ना कुछ समझा है, आप पढ़ाई करके आ गए। फिर आप कहते हैं कि ये तो आएगा स्ट्रेस आपको, क्योंकि आप फंडामेंटल्स नहीं जानते, आप लाइफ नहीं समझ सकते, अपनी लाइफ भी नहीं समझते, दूसरों की नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके अंदर सीखने की शक्ति नहीं है, आपके अंदर सेल्फ टीचिंग की शक्ति नहीं है, आप स्वयं के शिक्षक नहीं बन सकते, आप स्वयं के डायरेक्टर नहीं बन सकते। जब तक आप सेल्फ मेड नहीं होंगे, सेल्फ डायरेक्टिव नहीं होंगे, सेल्फ प्रोडक्टिव नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। ये गारंटेड बात है। मैं ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है। जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, वो समझ नहीं आएगा। और ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। आई वांट टू एक्ट एज योर फ्रेंड, आई वांट टू एक्ट योर डायरेक्टर, आई वांट टू एज योर गाइड, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू लर्न मोर एंड मोर, टू अप्लाई। फर्स्ट लर्निंग इज रिक्वायर्ड, दैट यू हैव टू लर्न अबाउट सेल्फ, एंड until you don't know what you are, why you are here on earth, what the purpose of yours is. Your purpose only family production? Is your purpose only marriage? Is your purpose only children? Is your purpose only this, to live in life and sleep? That's different. One is not your purpose. You are not come for this purpose. God did not send you to this earth for this purpose, because this is God's earth. God's on this earth, and God has certain directions for you. You have to discover those directions. What for is sent to here, where you feel happiness in work, where you feel drive happiness and do something positive contribution to God's earth, where you are not destructing this earth, you are not breaking this earth. That is your life, that is your destiny. You have to find yourself. When you try to find, you'll find one day that this is your destination, this is your totality, this is your personality, generality, and totality and destiny. Once you understand that, you'll be a better person. You'll feel you're better. Doesn't matter if you make money or no money. Money making is no destination here, because whatever you make, you cannot eat. You eat 2 chapatis, 3 chapatis, some food here every day, and some house is small, you need some bed, you need it, that's all. But you have billions of rupees. What you will do? You will leave here for your kids, and they will eat for your kids, and all they will destroy. They will drink and enjoy life in bad action. You will say, my money has been destroyed by this stupid children. What to do with that? That is very important. Practice. Don't think only one aspect of life. God has made a triangle, and that triangle is very important. God has made this authority is for making, and this authority is for maintenance, and this authority is for destruction. So making, maintenance plus destruction is life. Something has come to this earth, it has to go back. You come that day, when you came to this earth, you brought your milestone, you brought your termination stone of your date of birth. Date of birth also carried with you date of termination, but you are not happy with date of termination. You are all happy with date of birth, you enjoy date of birth. Oh, this is date of birth, happy birthday to you, but you never say happy birthday to you, because you don't like that. But you are supposed to like both, because that is also another birth. Birth means birth of another destiny. So, oh, happy day, you are saying happy date of birth. Happy birthday, you never say happy that day. You are Ram Naam Satya. That time you remember Ram. Hari ka Naam Satya. That you remember Naam. Only at time of your death, which we call death, or we call termination of body. At that time you always weep. You always feel, oh, Pandal, rest in peace. Why do you say all this? He will never rest in peace. That Atma shall go and work somewhere else for God. How it can rest in peace? Rest in peace means just complete dead. Here is only Atmic dead or bodily dead. There is a completely dead. So Rami Naam Satya, people don't like it. Hari ka Naam Satya, people don't like. They don't like Satya. You see, if I say Rami Naam Satya, so what nonsense is talking? He's talking illegality. He's talking anti-social. He's talking nonsense. He's talking Rami Naam Satya. How is this time when I'm happy? It's my auspicious time, and this man says Rami Naam Satya. What is wrong with that? I don't understand. Rami Naam is truth. Ram is truth. Why do you hate it at that time? Why don't you say every day Ram Naam Satya? Why you want to say at a moment when you die or someone dies? This is understanding. You are silly. You don't understand seriously. Ram is truth every time. At the time of death, or at the time of birth, or at the time running of your lifetime, whatever you do, bad or good, Ram Naam exists with you. Because Ram is named of that Ram which is born with the born with the Ram is name of something which represents your truth. They say, some people say Ram Naam is above Ram. That's right. Because Ram means pleasure, Ram means happiness, Ram means work, Ram means lead, Ram means production, Ram means everything, Ram means shrine, Ram means life and death. Same thing applies to Krishna. Krishna means God, Krishna. Shra means time, Krishna. Kra means do, Shra means moment. Every moment do something, every moment do something, every moment do something. This is analysis of that. And Ram means Ram, 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 Ram.
Ram is name given to a person who was born as king in Ayodhya, and that person, if somebody goes to that person, he must get some pleasure, he gets some relief. Ram is name of relief, Ram is name of Karuna. Just like Sai Baba says this in, I am born on this earth to grant you Karuna. Same thing Ram you say, I am for your happiness. And Krishna says, do something, and do something, and then get result. There's a difference of approach. There's a different understanding, but people don't understand. We say, oh, I am Hindu. You don't know what is Hindu. Whatever you know, you don't apply that. Apply knowledge of Krishna, apply direction of Krishna, apply direction of Ram. How many people apply direction of Ram? Just tell me, have you applied thing what Ram, have you thought of what Ram, and then did you ever apply in life? No one is applied, because you don't respect your parent, you don't respect society, you don't respect your country, you don't respect social problems. But in those times, everything respected. Ram had to see, had to ensure no citizen under his regime sleeps without food. No citizen. No citizen criticizes government, because if one criticizes means government is not doing job. That is the concept of Ram. Shall this prime minister, this president, this regime think that way? They never think that way. They have only one destination: how to keep your seat by votes, by hook or by crook, by EVM abuse or by robbing or by stealing of EVMs, votes. You just come to power, and that is what is destiny. That is Ram for them, and that Sri Ram in Parliament. Jai Sri Ram is that Ram, not Ayodhya Sri Ram. So they have bifurcated power of Ram. They have bifurcated strength of Ram. That is nonsense. They don't understand Ram, they don't understand Krishna, they don't understand Dharam, they don't understand anything, but they say, oh, I believe in this, and what you say about that. They don't know anything, they don't believe anything, they are all wasting time of public, they are all cheating public, they have cheated public, they cheated long back. They wanted to come to power, and they have come. These are same people who never supported British liberation. They never supported Congress, they always supported British. Right? These people, in particular RSS, what is their record of freedom? How many people supported this regime of this regime of Subhash and Gandhi? How many of them supported? How many of them supported freedom movement? How many of them supported go oppose the British? How many of them supported Quit India movement? That's the question. None of them as institution. Maybe some people on individual basis, I cannot say, I don't know about that. Everybody has different thought, but as institution of RSS, what they did nothing. And those same people want to rule this country. They same people want to change this country from secular Bharat, from constitutional Bharat to Hindu Rashtra. Imaginary term which doesn't exist in this universe, in this world, and they want that name, deviating it from existing Bharat, which is a real name. And India is also not real, it should be Bharat only. I say take out India from constitution, no need of that. Bharat is adequate. We don't want any other name. If they change this, they will change their future only. They will create public problems everywhere. People will not be happy if they do like that. This is warning to them. Really warning I'm giving them. If you want to create unrest in society, if you want to create uprising, if you want to destabilize this society, destabilize this nation, you do that. Otherwise, pray in the name of God that this country constitutes as constituted. This country moves under constitution of this country. Yes, there can be amendments to constitution. That's no harm if for in interest of this country, but you cannot change basic structure of this constitution. You cannot change name of this country. You cannot change preambles of this country. It has to remain secular. It has to remain sovereign. It has to remain republic. It has to remain socialist. And whatever is given there in preambles of this country, this is very important. Nobody shall allow you to change that. If you do that, you have to see revokes and see resistances from people. Don't try to make this country, you can say, Israel or Palestine. We don't want that state here. We don't want unrest in this country. Yes, there are controls. You control this. You try to do everything that is in favor of this country, that is in interest of this country. But only when you are truly in power,
government currently in 2019 is not real government. This is a fictitious government. This is a fake government based on EVM malpractice, which has first to be screened. Public has to check this, remove this you can misfit in society, misfit in this nation, because this government is a misfit. This government is based on the falsehood. This government is based on fake procedures of election. This government has been constituted. This Lok Sabha has been constituted based on criminality of election commission, abuse of power by election commission, who has acted as agent of this government. This has to go, and people shall not keep silent. It may take time. People are rising up. People are awakening up. Lakhs and lakhs of people are moving in and out for many, with many people, leaders, non-political leaders, and I am sure political parties are stupid parties at this moment. They are not coming out with bowling. They are not coming out boiling power. They are sitting as if they are also involved in this crime. Possibly, Congress is also involved somewhere in past. I am not sure. I cannot support Congress at this point. I cannot support BJP at this point. I cannot support any political party which supports EVM. I will not support any political party which advocates in interest of EVM, in support of EVM, because EVM is a disease in itself. It's a cancer in itself. It has to be removed. Come what may, it has to be removed, and people shall remove it. Don't worry. People shall not worry about Supreme Court or Election Commission. They shall remove it. Once people rise, nobody can encounter it. Remember, people's power is very big. You cannot deny that. And it's people's power only which bring you to power. And it's people power only that allow you to cheat votes. So good people in this country, so silent, sleeping, and non-serious people, they did not even check about what these two persons, Modi and Amit, have done against public of this country, against the interest of this country, against constitution of this country. They robbed our votes, they stole our votes, they cheated us by fraud, they by connivance with the election commission, did whatever was expected to be done. This is really not acceptable. Nobody will accept that. They may be happy by being in power, but this happiness is not lasting. This has to go. Public has to see facts. Our public is sincere. Our public is silent. Our public is a decision maker, but they take time. They don't understand immediately because they are sleeping mind. They cannot calculate immediately because they cannot calculate. They are not used to that. Our public is very innocent, but they cannot be made fool. Innocence doesn't mean they accept foolishness. Our public is not foolish. Our public understands what is right and what is wrong. And these leaders must have this understanding that we are not a foolish society. We understand what should be done, what should not be done. Seriousness is very important business. It should be complied with. It should be initiated. But seriousness can be initiated only if you are alive by mind. If you are not sleeping. If you are sleeping, you cannot be called serious. Our people are sleeping. Our youth are sleeping. They are misled by certain classes, some politicians. But this is wrong. They have to think for this country. They have to think for this nation. They have to think for world. They have to think for our laws. They have to think our constitution. They have to read our constitution to understand. If they cannot read every part of this, at least certain part, fundamental rights they have to know. They have to know what is preamble, what is written in preambles. They have to know what's the name of this country. They have to know what structure of this country. They have to know what constitution says. They have to know what are their rights, and they have to know on top of that what are their duties. Duty is more important than right. Article 51A gives duties of every citizen of this country, which is very important. Even Prime Minister doesn't understand that. Rashtrapati doesn't understand that. Maybe they understand, but they pose as if they don't understand. If people understand their duties, automatically they will get rights. Duty brings you rights. Rights don't bring you duty. Duty is defined, and even if it is not defined, there is a fundamental duty every citizen has, that citizen has to work in the interest of this country, in promotion of this country on scientific basis, on logical basis, in every basis. Without science, without engineering, we cannot move forward. It has been science for centuries and millenniums that we have been moving. They call in Mahabharata time this used to happen. They say Ramayana, this, yes, they are right, this used to happen. This means in those times science was respected. Try to understand. It was not dharma alone. If in Mahabharata time some people refer to that there was internet, some people refer to there was this and that, there was that, all right. If it was there in that time, this means engineering and sciences worked in those days. Worked in the Ramayana days, in Dwapar Yuga and Treta Yuga, and maybe in Sati Yuga and before that, and maybe in mathematical Yuga and negative Yuga, everywhere there will be science. This means you are indirectly accepting there is science. So you have to accept your duties also.
because our duties are meant for science and engineering. If you don't accept this, means you are cheating yourself, you are cheating your own mind and public, and you are misleading this nation. Science is nothing new. Science is system. What is difference between science and nature? We have to understand first. Knowledge and science. Whatever is available in nature, that is perfectly working. That's systematically giving results. For example, Earth is rotating on its own axis as well as Earth is rotating around Sun. Sun is rotating on its own axis. All planets in the solar system have their own work, their own attitudes, their own locations, relative locations, their own latitudes and diets. Everything is there. Azimuth is there. They are working in their system as a unique, integral unit. This means system is there, and system is there means science is there, mathematics is there, location is there, astronomy is there. This means there is something interesting. We have to understand that. Until astronomy was not understood, it was not called science. But no, we know what astronomy is, relative position of stars, we say. It's called astronomy. Relative positions of planets, at what height, at what location in space these planets are located. That is part of science, astronomical science. It's not astrology. I'm not talking about that. I'm talking about astronomy. Astrological interpretation of the system. There's nothing to do with science, physical sciences. So what we say is, we are scientific society. Based system is that we have understood how nature is working. This means that is knowledge, but we understood that knowledge, that is science. So once we understand how nature works, how universe works, though we don't know completely universe, we know only about solar system. Once we know how many solar systems are there, how many stars are there, what size of this Brahman and all other universes are there, that is very big topic, very big issue. It cannot be explained, cannot be understood in minutes of one, maybe in one life. You may have to take many births only then to understand that first, because you cannot remember in this body how the system works, but you know some part of that it works and it results. This means science comes from knowledge. God has created knowledge. God has created systems. We have to understand that. To understand that, we have to be serious. And to be serious, we have to awake. We have to awake also. We have to awaken. And if we don't awake, we are sleeping. In sleeping mode, there can be memory, there can be memorizing, there can be anything. But that is not reality. That is not, you can say, a seriousness. You have to be serious enough. Seriousness doesn't mean failure or success. Remember this. Seriousness doesn't mean failure or success. Failure or success is just a consideration. If your milestone is reached, you say, I am successful. But forget that. No milestone is complete. If you reach one milestone, there is another milestone waiting for you. And when you reach that milestone, then there is further another milestone which is waiting for you. So you have to understand, there is no end of milestones. It's all like Earth is round, Earth is sphere. Similarly, milestone locations are a sphere. It is horizon that looks end, but when you reach horizon, you don't find anything. So this is all continuous exercise. When you say one takes you to serial number 2. So serial number 2 is a result of 1. And when you go to number 3, you say, oh, it is a result of 2. Similarly, if you reach 9, it's number of result 8. So this is called serial number. This is called serial sequence. And this sequence is very important because this is lead. This is direction. You may call it success 1 depending on previous success. Success 2 depending on previous work. So in that case, number 1 is work, number 2 is success. Similarly, then number 2 becomes work and number 3 becomes success. Similarly, number 3 becomes work and number 4 success. Similarly, number 8 becomes work and 9 success. This is sequence, and that is called fruit. That is called result. There is no independent result and there is no independent work that happens in life. Just like I take birth or somebody takes birth, until that this moves on moving, and there are so many locations during lifetime that sometimes you feel you are failure and sometimes you feel you are successful, and that is what is called sleeping mode or working mode and seriousness mode. If you are serious, you think of next one, and then you are serious, you think of another next one, and you think, no, I am not to go further, you stop there. This means your journey is incomplete. That's what I'm saying. Our youth have to be serious. Our youth have to be out of sleep. Same thing applies to citizens of all ranks, of all classes, that they have to understand where they are. If they cannot understand, country doesn't move like that. We are only a country which is in sleeping mode, which are only expecting others to tell us what to do. This is very weakness of our time. Why don't we keep ourselves to that extent where we can tell others this is that? We sometimes proudly says, we gave to world 0 and we gave to world decimal. Yes, because you are serious that time. You are serious. You are serious to know, to understand what 0 was. But now you have lost that 0 as well as all the numerals because you are not thinking. You are not concentrating. You are busy in yoga and you are busy in worship. You are busy in temple and you are busy in mosque. You are not busy in concentration.
Pray means concentration and nothing else. Just like you go to temple, what do you do there? You think I worship this is no, you are not worship that statue. You are just concentrated there and brought you as if you are sitting before a statue, but you are concentrating in God. Concentration takes you there because in temple you are in isolation. You are many other same type of people, same sort of people who think your way, and you think, oh, I am in prayer mode. But you are in concentrated mode for few moments only, and then you come out. Same concentration you do on work. You do on your work, you will get yoga. Concentration takes you to God, and that is yoga. Link to God is yoga, not linked to your body. Your body is an instrument, your body is an equipment. It is like EVM of yours. Your head is EVM, your brain is EVM. There are electrons. There is a registration of everything, every activity of our life. There, EVM registers what only here you are registering every act of your life in your brain, right? So this is a machine. Brain is a machine. EVM is also EVM. Electron. Electron. V voting here is registration of thoughts, registration of acts, and M stands for machine, or you can say whatever you want to say. So you are also having EVM on your head, which is your director, which is your initiator, which is your conception, which leads you and which tells you what to do or what not to do. But you don't listen to it. You listen to your heart only. That is wrong. Your eyes are watching everything and recording in this instrument, in this weapon. You may call it weapon, you may call it instrument, you call it device or whatever you call it. This is your electromagnetic field, aura, where you resist everything. So this will allow you to sleep as well as this will allow you to awaken. It's up to you. Choice is yours. It doesn't say anything. Works non-stop. Brain never stops. Brain never takes rest. Even if you sleep, it keeps on working, showing you dreams because it moves in files of your aura. It moves where your files are stored. It takes you to millions of kilometers away. That is in brain. So you see so many dreams, so many other issues, so many things you see. And that is what is important to understand here. It's not simply joke. What I am saying, sleeping and seriousness, this is very big issue. We have to be serious for each affair of life. We have to be serious in our childhood. We have to be serious in our primary education. We have to be serious in our higher part of educations everywhere. We have to pick up education in a proper way. We don't care about marks, don't care about something. Care about learning, how much you are learning, how much you are thinking. Thinking is very important. Good thinking, critical thinking, or negative thinking, all are important. Positive thinking important, negative thinking important, because you can know merits and demerits of everything only when you think both ways, positive and negative. Otherwise, you shall not understand anything, and that's very important part of life. If you understand all this, therefore, I would say, be serious, be non-sleeping, sleep when required to physically sleep, but in mind, don't sleep. Sleep in your body. Sleep in your body. Don't sleep in your mind. Make yourself serious. Serious doesn't mean by face impression. Serious only by thinking. Keep laughing, keep smiling, but seriously. If you go to any British person, any Indian person, you will find him sleeping and showing smiles. But internally, he will talk to you very politely. So, how are you? This and that. He will take all information from you and then detain you there. This happens. It's training. If you go to an airport, once I was there on the airport in London, 1985. At that time, landing visa was allowed. I was held there for 3 hours. He was talking very nicely, this the immigration officer. He asked every information, he checked everything smilingly with showing lips and teeth, white teeth. But they didn't allow enter until he did all his jobs and logs for 3 hours. He checked each and every item of my baggage, everything. And I had to stay there for 2 3 hours. Only then they allowed me enter for 1 month leave. This is what is seriousness. They keep smiling, they keep treating you very respectfully, no anger, nothing, but they check and examine each and every item of yourself, and that is what seriousness is about. Don't see, don't confuse. Anger and seriousness has no relation to each other. Seriousness doesn't mean anger, and anger doesn't mean seriousness. Anger or angry mode is an outburst of emotions. It's nothing to do with seriousness. Seriousness means silence. Seriousness means thinking. Seriousness means calculations within mind. Seriousness means thinking of merits and demerits of each and everything. Seriousness means internal planning. Seriousness means don't tell your secrets to someone. Keep your secrets inside and think of that. Once you get out of that and you understand what you're saying, you can explain to others at that time.
and that will be considered very seriously because you thought on seriousness basis. You did not think on jumping and laughing and stupidity basis. That is what seriousness is all about. Serious means you think one thing, then second thing, and third thing. Suppose there are 5 parts of something to think about, and then this sixth part, that's the answer one. So you have to completely work on all 1, 2, 3, 4, 5 points in details in deliberation mode and think of everything about that 5 locations, and then you get sixth one automatically as a consequences of working on 5 items, 5 points, and reach the sixth one successfully mode, and that is called serious results. That is called solid results, which can be elaborated, which can be explained, and once you explain something in complete mode, nobody can challenge that. If there is some challenge, that's a part of research and analysis and not seriousness. And that's what I'm saying for particularly those who are youth, that you change your mode of thinking. Don't go behind any political leader, because this political leader shall not give you anything except wastes of time. Don't be misled in name of religion. Don't be misled in name of national Rashtravad. Think of Rashtra, think of nation, think of problem solving, think what you can do. Force them to take results, force them solutions for you, force them to get you solutions, force them nation to be built in a better way, advance in a better way. Don't think that everything is right. Don't think America shall give you food. Don't think US or Canada shall give you food. They will not give you anything. They will take from you everything. That is the difference. I'm not talking of something against America or someone else, because they had to develop, they have developed themselves. Now they want to loot others, and they have done that very well. But we are not in that position. We are in a position to build our society peacefully, seriously, and this serious business is very serious. You have to understand that way. Elections should be serious, voting should be serious, candidature should be serious. What election, what person should be MP should be a serious issue. It's not an issue that you have to vote this PM and that's it. No, this is not your job. Your job is to think for nation and not for some candidate of prime minister or some candidate of MP. Your job is think for nation. How can you make this nation Bharat better in a way, and which person is best suited for this? That should be a contemplation. That should be a thought. But this didn't happen. Unfortunately, 233 persons have reached Lok Sabha of bad character level or bad character design. They have their criminal history, and they are sitting in Lok Sabha now. 233 persons out of 542. This is really very serious issue. This is a negative serious issue. How could public of this country elect such people who are having very criminal records? People they not even think of. Means they were sleeping. They did not think of what shall happen to this country. They never considered that. And still they are serious. They are not serious. They are unserious. How? I don't understand. Are we able to send our country to sea? We think your country should dip. If suppose criminals are there sitting in 45 to 50% criminals are sitting in Lok Sabha, what do you think they will work for this country? They will think for this country. They will think for your future. Do you think so? If you think so, you have no mind to think. You have no brain to think. You are a useless person then. You have to amend your mode. You amend your mind. You amend your character. Only then you can understand. 230 criminals are sitting in our Lok Sabha, and you call it house of temple? This is no temple. You are calling Jai Shri Ram there. You are calling Allah Akbar there. You are a shameless person. 233 criminals are there, and they are calling Allah Akbar. They are calling Jai Shri Ram. What nonsense is this? They are criminals. They should be in jail, but they are sitting on those positions which are constitutional positions. They will write our luck. They will write our fortune. Our fortunes will be decided by criminals now. What a state we have reached in this country. I don't understand where we are standing, where we are going to, and what we have to do for our country. It doesn't matter what we vote for, but we voted or don't want. We voted them, that's why they come to power. This means we voted to criminals. Can public vote to criminals? Is public so foolish? Are youth so foolish? They can vote to criminals, but they voted them. Unfortunately. Maybe EVMs or something, whatever it is, how they reach this, I don't understand. A Prime Minister has to answer. AC has to answer. Those political parties have to answer. How could criminals reach to this Lok Sabha? This is a big question mark. Whole world has a question. Well, they are questioning already. They know what has done. Even world is saying 200 seats were looted. 200 EVMs, 200 Lok Sabha seats were changed. By EVMs were changed there. Whole world knows. Whole world knows now 230 criminals are there sitting in Lok Sabha. What respect we have got in their presence? What answer we have for them? They know what we are. They know we are not gentle society. We are a stupid society. We are society. We can vote anybody right or wrong. That is what our character is in society. We don't analyze about our country's problem. We don't analyze what we have to do. We don't think about our society. We don't think about our country. That's what I'm saying. It's not right for us. It's not right for you. So I will not go further ahead in this. I just like to
stop here. So I don't want to make it. It's already more than 135 minutes, and I will take it later on. But I have to say again to youth, to all, that do not consider that you are from BJP or you are from Congress or you are from some other, or you are Hindu or you are Musalman or you are Sikh or Isai. You have to think that you are first of all Bharat citizen. Bharat is your home. Bharat is your country. You have to first think of Bharat in every way. You may be young, you may be old, you may be senior, you may be veteran, you may be mature, you may be whosoever. I don't care. You may be whatever part of society you belong to. It's up to you. But you have to think for Bharat first, not for BJP, not for Modi, not for Congress, not for someone else. It is your duty, according to Article 51 of Constitution of this country, that you have to make country better. You have to take this country at advanced level to some better location, some better achievements. You have to achieve something for this country, not for parties, not for these robbers who are practical robbers, who are looters of this country, who have successfully looted this country. They used to say Congress looted this country. Now I'm saying BJP is looting this country. Modi has looted this. At least our votes have been looted. Certainly. And we have to stop this malpractice. We have to stop this because those looters are also heads of this. Modi is same, Amit Shah is same, MPs are same, everybody is same. We don't trust them. This is fake people who cheated us in 373 constituencies, who cheated us by 300,000 machines numbers, who cheated us by 20 lakhs machines being robbed, being this, you can say, taken away somewhere else. We don't know where these 20 lakh machines, and there are so many other issues that do not fit in for a fair and transparent election. This election has been fake one, and we don't want any society we don't want in our society that we should depend upon these people who are not reliable, who are not safe, who cannot serve us, who cannot be guaranteed, who cannot be called truth people, reliable people in any way. So I would just say that you have to do your duty before asking for your rights. If you do your duty, you have to think of this, how to take out this impurity or this, you can say, foreign element that has come into our Lok Sabha. This impurities of 233 people and these MPs who have come on behalf of EVM malpractice. How can we take them out? It's very important factor because they shall spoil our country. They have already spoiled, they will further spoil. And we don't want such people to be in power who have cheated us, who have won this election by fraud. I'm not saying Congress be there. No, I don't care. Congress and BJP are same. Question is that people have to think for themselves. If no political party is there, people are there. It is people's constitution. It's not political party's constitution. People shall decide for themselves, and people have to work on this. They are working. Many leaders are there. For example, Bhanu Pratap Singh is there. Mashra Ram is there. So many other people are coming out. They are well-educated people. They know how to handle this, and people are supporting them. They started supporting lakhs of people are supporting them, and this will come to crores. And there will one time there will be a revolution on road, and I want to see that evolution. I support every revolution that takes out dirt from our society, that takes out dirt from Lok Sabha, gandha from Lok Sabha. It can be removed. Septic sludge can be taken out from there. Criminals can be taken out from Lok Sabha, and that is very much importance here. That's required to be done. And with that, I will take your leave for this from this video, from this talk, because it's too long, and I will take some other time the same subject with more information shareable with you. For by that time, namaskar. Thank you very much for your time given to me. I'm sure there are no many people reading this, observing this audience, but even then, whoever watches this and takes it for their understanding and shares with others. Thank you very much for all your cooperation. धन्यवाद. जय भारत, जय विश्व. आप सबका धन्यवाद समय का.